आपने बार बार मुद्दा उठाया कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है, रिश्वत के बलबूते अलग अलग जगह पे ये वेंडर्स बैठे हुए हैं। जिनके पास लाइसेंस है वह भी ज़्यादा जगह लेकर बैठे हुए हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बेवजह बैठे हुए हैं। तो वेंडरों का कोई खर्चा नहीं है, कोई किराया नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो उनका पहले तो जो ऑनलाइन बिजनेस था उसकी वजह से बिजनेस 50% रह गया। बचा खुचा ये जो सामने मार्केट के वेंडर्स बिठा दिए उसकी वजह से ऑलमोस्ट चौपट हो गया था काम। तो ये चेन तो दुकानदार भी कर रहे हैं, जो अपनी दुकानों के बाहर भी अड्डे लगाते हैं। यही चेन चलती है, बिल्कुल चलती है, मैं एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ उनके खिलाफ एक्शन। आप तो खुद भी प्रधान हैं। एक बार बार आरोप लगा कि वेंडर से उगाही की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? लोग यूपी से आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे फड़ी लगाते हैं। जो चंडीगढ़ का लड़का है, जो बेरोजगार है, जो छोटे घर से है, जो चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस मकान इतने जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से निकल के उनको तो रेडी भी नहीं लगाने का मौका। सभी तो बाहर के लोग हैं। अगर आपके 3800 की आप बात करें जो वैलिड भी है, उसमें भी चंडीगढ़ के निवासी कितने हैं? आप पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाब का निवासी होना जरूरी है। आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। आप चंडीगढ़ में आएंगे तो आपको कहीं का भी निवासी होना जरूरी है। वेंडर की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? किसको वेंडर मानते हैं? पहली बात तो सेक्टर ये चंडीगढ़ में 46 वेंडर जोन है। 46 वेंडर जोनों में से 5-6 वेंडर जोन कामयाब है जहां वेंडर अपनी साइट्स पे बैठा है, अदरवाइज साइटों पे बैठा ही नहीं है। चावला साहब, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें हमें कि आखिर स्ट्रीट वेंडर और दुकानदार आपस में इस समय चंडीगढ़ में ऐसा माहौल बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये वही स्ट्रीट वेंडर है जो पहले दुकानदारों के पास ही काम कर रहे थे। आज दुकानदारों को ये अच्छे भी नहीं लग रहे क्योंकि इनकी दुकानों के आसपास ही ये लोग बैठ गए हैं। और इनकी तो इसलिए मैं सही मानता हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहे, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आज कुछ बोल देंगे तो इनके लिए मुश्किल आ जाएगी। वहाँ पे सब कुछ इनकी बातों से ही पता लग रहा है। नमस्कार। सिटी ब्यूटीफुल में इन दिनों एक ही चर्चा है कि आनन फानन में अलग अलग जगह में जो रेहड़ी फड़ी लग रही है उससे शहर की खूबसूरती तो बिगड़ ही रही है, साथ ही रिश्वतखोरी भी बढ़ रही है। इसको लेके कल एफएनसीसी की मीटिंग में एक फैसला हुआ है कि स्ट्रीट वेंडर जो अवैध रूप से अलग अलग जगह पर बैठे हैं उन पे एफआईआर दर्ज हो। वह एफआईआर जिसकी पहल दिल्ली में हुई थी, दिल्ली में बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई है। जल्द ही आप चंडीगढ़ में भी बीएनएस की धारा 285 के तहत अलग अलग जगह पर, अलग अलग पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज होती भी देखेंगे। उसमें एसएचओ की जिम्मेदारी भी तय होगी। एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद अगर दोबारा वही स्ट्रीट वेंडर उस जगह में पाया गया, दोबारा दिखा, तो एसएचओ पर भी कार्रवाई मुमकिन है। यह धारा के तहत ही प्रावधान है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ टाउन वेंडिंग कमेटी से मुकेश गिरी जी है। मुकेश जी, आपका स्वागत है जी। ये वेंडर्स की बात रखेंगे शहर के एक्स मेयर सुभाष चावला जी, जो बीजेपी के लीडर भी हैं। ये हमें वो टेक्निकल चीज़ें बताएंगे कि आखिर ये जो जाल शहर में अवैध स्ट्रीट वेंडर्स का फैला हुआ है वो ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। उनके साथ वह शख्स जिन्होंने इस पूरे वेंडर घोटाले का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई है, जिन्होंने बार बार मुद्दा उठाया कि वेंडर्स सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरी के बलबूते पर बैठे हैं। मुकेश गोयल जी, जो 22 शास्त्री मार्केट के प्रधान है, वह हमारे साथ है। मुकेश जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी, आपसे ही बात करते हैं। आपने बार बार मुद्दा उठाया कि रिश्वतखोरी बढ़ रही है, रिश्वत के बलबूते अलग अलग जगह पे ये वेंडर्स बैठे हुए हैं। जिनके पास लाइसेंस है वह भी ज़्यादा जगह लेकर बैठे हुए हैं, जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बेवजह बैठे हुए हैं। उस पर आप क्या बताएंगे? मैं 2022 में शास्त्री मार्केट का प्रधान बना था, तो सबसे पहले मुझे 6 महीने लग गए ये सारा सिस्टम समझने में। क्योंकि हमारी जो मार्केट्स हैं, जितने भी मार्केट्स हैं चंडीगढ़ की, उन सब मार्केटों की मेजर प्रॉब्लम थी कि जो माल सामान वो दुकान के अंदर बेच रहे हैं वही बाहर वेंडर बेच रहे हैं।
तो वेंडरों का कोई खर्चा नहीं है, कोई किराया नहीं है, कोई जीएसटी नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं है। तो उनका पहले तो जो ऑनलाइन बिजनेस था उसकी वजह से बिजनेस 50% रह गया। बचा खुचा ये जो सामने मार्केट के वेंडर्स बिठा दिए उसकी वजह से ऑलमोस्ट चौपट हो गया था काम। तो वेंडर्स तो सरकार ने कानूनी तरीके से बिठाए हैं। नहीं, कानूनी तरीके से बिठाए हैं। अगर मान लो एक कपड़े की मार्केट है ऑलरेडी, उसके अंदर 322 दुकानें हैं और ऑलरेडी वहां पे फुटफॉल है और पार्किंग की समस्या है, उसके बावजूद आप 20 मीटर की दूरी पे 200 बंदे 100 बंदे बिठा दो और वो सेम ट्रेड के बिठा दो, तो नेचुरली कि काम तो इफेक्टिव हो गई और पार्किंग का इशू भी बढ़ेगा, कंजक्शन भी बढ़ेगी। तो सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी दुकानदारों को। तो उसके बाद चलो 107 वेंडर गवर्नमेंट ने बिठा दिए लाइसेंस देके, उसके अलावा जो 200 वेंडर और बैठते थे तो उसको हवा में बात करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने 6 महीने 8 महीने लगा के इसको थॉरली स्टडी किया। सबसे पहले तो मैंने जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 था, नोटिफिकेशन 16 17 18 वो सारी पढ़ी भी ये क्या है और क्या ये उसके हिसाब से सिस्टम चल रहा है। फिर जो इलीगल वेंडर बैठे थे मैंने उनका सिस्टम देखना शुरू किया। फिर मैंने जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर थे वो क्या कार्रवाई करते हैं उनको स्टडी करना शुरू किया। तो एंड में जब मैंने पूरा स्टडी किया तो मुझे पता लगा ये तो बहुत बड़ा नेक्सस है, चंडीगढ़ का आज तक का सबसे बड़ा नेक्सस है। फिर मैंने इसकी आवाज उठानी शुरू की। एनेक्सिस कैसा है? नेक्सस भी ये सब पैसे के दम पे खेल हो रहा है और बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि एक छोले कुलचे वाला है, अगर वो 1000 या 2000 रुपए महीना दे रहा है डजेंट मैटर, कोई बॉदर ही नहीं करता। लेकिन वो कितने हैं, एक आइसक्रीम वाला है वो 2000 रुपए महीने दे रहा है, अब कौन बॉदर करेगा? ठीक है। तो लेकिन जब उसकी क्वांटिटी को काउंट करना शुरू किया और कैलकुलेशन करनी शुरू की तो कैलकुलेटर की जीरो खत्म होनी शुरू हो गई। आपके हिसाब से कितना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है? आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हर सेक्टर के अंदर, आप भी चंडीगढ़ में रहते हो, मैं भी रहता हूं, हमारे जो शहरवासी मेरा ये वीडियो देखेंगे वो भी एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हर सेक्टर के अंदर ऑन एवरेज 30 से 40 रेडी वाले हैं, जिसके अंदर गोलगप्पे वाला, चाट वाला, जूस वाला, फ्रूट वाला, सब्जी वाला, आइसक्रीम वाला और जो ये अपना आपका कबाड़ वगैरह खरीदते हैं और छोटे मोटे और लगा के ऑन एवरेज हर सेक्टर में 40 है। और चंडीगढ़ के अंदर 63 सेक्टर है, 2400 वेंडर तो ये हो गया। ठीक है, 2400 वेंडर इंटू आप 2000 रुपये ऑन एवरेज लगा लो, मरे से मरा है ये। उसके अलावा तंदूर वाले हैं, धोबी है, नाई है, मोची है, साइकिल वाला है, ठीक है, और जो सड़कों के ऊपर पटरी के ऊपर रेडियां लगा के बैठे हैं और जो वेंडर मार्केटों के सराउंडिंग बैठे हुए हैं। मतलब ये अगर आप टोटल करोगे तो अराउंड आज की डेट में 25,000 के करीब वेंडर पूरे चंडीगढ़ में है। और इसके अलावा जहां किसी की नजर नहीं जाती, अब जितने भी हमारे पैराफेरी के अंदर गांव है, मलोया है, डड्डू माजरा है, धनास है, बड़ैल है और इटावा है और ऐसे जितने भी हैं ये अपना सराउंडिंग जितने गांव हैं, उसके अंदर तो गिनती कोई नहीं है, वहां तो कोई नजर ही नहीं जाती किसी की। और जितने यहाँ उतने वहां बैठे हुए हैं और ये बिना परमिशन के या बिना कॉन्फ्रेंसी के या बिना सेटिंग के नहीं बैठ सकते। इसमें तो सबको क्लियर है। सेटिंग किससे? नेचुरली कॉर्पोरेशन से होगी, जो इन्फोर्समेंट जिसकी ड्यूटी है, या पुलिस से होगी या उनसे होगी। दो ही डिपार्टमेंट है जो इनको देखते हैं। तीसरा जो प्रधान है, अब उन्होंने क्या किया, अभी हर बंदे से पैसे इकट्ठे करना तो बड़ा मुश्किल है, तो हर 50-40 बंदों के ऊपर एक प्रधान बना हुआ है। ठीक है, उस एरिया का सबसे बड़ा एक बड़ा प्रधान है। वो छोटे प्रधान पैसे इकट्ठे करते हैं सिंगल से, वो अपना हिस्सा रख के जाते हैं बड़े प्रधान को, बड़ा प्रधान अपना हिस्सा रख के भेजता है बेलदार को, बेलदार अपना हिस्सा रख के दे देता है आगे इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को। नहीं, ये चेन तो दुकानदार भी कर रहे हैं, जो अपनी दुकानों के बाहर भी अड्डे लगाते हैं, यही चेन जाती है। बिल्कुल चलती है, मैं एग्री हूँ और मैं चाहता हूँ उनके और खिलाफ एक्शन। आप तो खुद भी प्रधान है। हाँ, मैंने तो हर बार उनको कहा, मैंने आज तक अपने किसी दुकानदार की कभी इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर को सिफारिश नहीं की कि ये इलीगल बैठा और इसको छोड़ दो, और ना ही मेरा कोई दुकानदार मुझे इस चीज के लिए फोन करता, क्योंकि मैं कहता हूं कि भैया जो आपको दायरा दिया हुआ है आप अपने दायरे में काम करो। लेकिन उनकी मजबूरी है, अब एक चीज जो वो 200 रुपए की बेच रहे हैं, सामने 100 रुपए की बिक रही है, तो वो क्या करेगा? कारोबार उसका है नहीं, अगले ने खर्चे भी निकालने, किराए भी निकालने, लड़कों की तनख्वाह भी निकालनी है, गवर्नमेंट को जीएसटी भी देना है, गार्बेज कलेक्शन भी देना है, पार्किंग फीस भी देनी है। कौन सा ऐसा टैक्स है जो दुकानदार से गवर्नमेंट नहीं लेती? और फैसिलिटी जीरो है। मुकेश जी, आपका क्या कहना है इस पे?
मेरा सर क्या कहना होगा इस पे, देखो इन्होंने जो बात बोली है प्रधान जी ने, वो अच्छी बात बोली है, और हम भी जहाँ भी वेंडर बैठे हैं ज़्यादातर मार्केट के दुकानदारों के संरक्षण में ही बैठे हैं, अपनी रोजी रोटी कमा के खाते हैं। पूरा मार्केट का सहयोग भी मिलता है वेंडर के लिए। मैं जानता हूँ कि अगर वेंडर शहर के अंदर आज की डेट में बैठा है तो 40% वेंडर तो ऐसा होगा जो दुकानदारों के साथ ही अटैचमेंट है उसकी, कहीं ना कहीं। अटैचमेंट कैसे? जैसे चाहे दुकानदार किसी के पास, आज मैं काम कर रहा हूँ, मेरे छड़ा हूँ, काम कर रहा हूँ, फिर मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैंने बोला बाबूजी आपके पास 10 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और आगे अब मेरा खर्चा बढ़ गया, और आपकी जो 10,000 तनख्वाह देते हो मेरे को, उसमें मेरा पेट नहीं भरता, मेरा परिवार नहीं चल पाता। तो कहीं ना कहीं दुकानदार का सहारा मिला, चल तू यार ऐसे कर, मैं तेरे को 15,000 तो दे नहीं सकता, तू फड़ी लगा ले, वहां पे ये और भी बैठे हैं, तू भी लगा ले। तो ऐसे भी संरक्षण हमारे वेंडरों को मिलते रहे हैं। एक बार बार आरोप लगा कि वेंडर से उगाही की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सर अब मामला विजिलेंस के पास पहुंच चुका है, नहीं, हम तो आपसे जांच पूछ का रहे हैं, विषय क्या है। ये सच है कि वेंडर्स को जो इलीगल भी बैठे हैं, देखो, जो ऐसा- लीगल बैठे हैं, उनसे पैसा वसूला जाता है? मैं टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर हूँ, और मेरे को अभी तक किसी वेंडर ने ऐसी बात नहीं कही आके कि मेरे से भी पैसे लेते हैं। कोई पूरे शहर में आपको एक वेंडर ऐसा अभी नहीं तक मिला? मेरे को ऐसा कोई वेंडर नहीं आया। लोगों को तो ये कहना है कि वेंडर्स इसलिए नहीं बोल रहे, एक बेलदार को बोलना पड़ा, वेंडर्स इसलिए नहीं बोल रहे उनका धंधा खत्म हो जाएगा क्योंकि वो पैसों के बलबूते पे ही रोजी रोटी कमा रहे हैं। हो सकता है, ये हो सकता है, मानता हूँ मैं इस चीज के लिए, लेकिन मेरे को किसी ने कोई ऐसी शिकायत नहीं की अभी तक कि हमारे से ये पैसे ले रहे हैं। आज तक 4 ऐसे मामले सीबीआई में जा चुके हैं जहां वेंडर्स ने ही इन्फोर्समेंट वालों को अरेस्ट करवाया, पीछे ये भी सजा भी हुई है। हाँ। लेकिन अब तक मामला नहीं पहुंचा। नहीं, मेरे को ऐसा किसी ने नहीं बताया अभी तक। ये बड़ी पेचीदा सी बात लग रही है, अजीब सी बात है कि आप तक कोई बंदा ऐसा पहुंचे नहीं कि हमसे पैसे वसूले जा रहे हैं। सारे इंस्पेक्टर बदल दिए, गवर्नर तक मामला पहुंच गया, ये बेलदार को खुद बोलना पड़ा कि मैं पैसे इकट्ठे करता था, लेकिन आप तक कोई भी नहीं पहुंचा वेंडर। अब बेलदारी देख लो ना, बेलदारी हमारे तक नहीं पहुंचा। हमारे वेंडरों से अगर वो उसने सारा भंडाफोड़ किया है और वेंडरों से पैसे लेता था तो कहीं ना कहीं होगा, उनका हो सकता है ऐसा, लेकिन हमारे पास ना तो कोई लिखित में ऐसी शिकायत आई नहीं, हम तो टीवीसी में उठाते इस बात के लिए। एक दूसरा मुद्दा उठ रहा है बार बार, स्टे का। अब पीछे मेयर ने भी स्टे का मुद्दा उठाया। हर एक आदमी स्टे लेकर सेक्टर 15 में, सेक्टर 22 में यहीं पहुंच जाता है, वेंडर जो भी है, वो क्यों? 22 में, 15 में तो स्टे लेके बहुत कम जाते हैं, 22 में ही आते हैं ज्यादातर। वेंडरों का फोकस 22 पे है। 22 में फोकस भी उन वेंडरों का ही है जिनका 22 में सर्वे हुआ है। सर्वे 22 में हुआ, काम 22 में करते थे, अब उनको साइट एमसी डिपार्टमेंट ने 15 में दे दी, तो वो कहते हैं हमारा 15 में वो रोजगार तो चल नहीं रहा जो 22 में चलता था, तो वो अपना स्टे लेते हैं, वहां से ग्रीवेंस सेल से लेते हैं और वहां आ जाते हैं। अब जो ये एफआईआर रजिस्टर का प्रावधान आ रहा है, एफएंडसीसी की मीटिंग में सिफारिश भी हुई, कमिश्नर साहब ने भी कह दिया, उससे क्या फर्क पड़ेगा वेंडर्स में? वेंडर्स आप इसका स्वागत करते हैं या नहीं, इसका विरोध करते हैं? मैं इसका देखो स्वागत भी नहीं करता और विरोध भी नहीं करता। इसमें दो चीजें हैं मेरे लिए। मैं वेंडरों का प्रतिनिधि हूँ और एक जो संस्था है रेडी फड़ी संघर्ष कमेटी, उसका भी सदस्य हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, वेंडर भी हूँ। और मैं अब किन वेंडरों के प्रतिनिधि हैं? जो वैध तरीके से बैठे हैं, जो या अवैध तरीके से? जो वैध तरीके से वो तो बैठे 4,000 है अब। नहीं, वो 4,000 नहीं है ना, वो 10,000 कुछ है। थे तो वो सरकार ने उनको प्रावधान दिया, उनको पैसा जमा कराने के लिए, उनका लाइसेंस में इतने पैसे खर्च किए, सर्वे करवाया, उनको जगह दी, ये लोग अपनी जगह पे नहीं गए, इन लोगों ने पैसा जमा नहीं कराया। आपका जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो बना है उसमें भी ये लिखा था कि 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक अगर कोई पैसा नहीं जमा करा रहा, वो बड़ी मामूली सी फीस है, अगर वही बंदा पैसे नहीं जमा करा रहा जो सच में स्ट्रीट वेंडर नहीं है, जो काम करता है वो तो पैसे जमा कराएगा। लेकिन उसमें तो आप 10,000 कह रहे हैं, अब सरकारी सर्वे तो मेरे ख्याल 3819 बंदे रह गए हैं अब तो, जिनके पैसे आ रहे हैं अभी 4,000 कुछ है, 3819 लास्ट जो फिगर आई है। हाँ ऐसा ही कुछ है। तो उसमें ना कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की कमी रही है। सिस्टम में ऐसा है, जब वेंडर का सर्वे हुआ था उसके बाद, आपने भी मेरे से ज्यादा एक्ट पढ़ा है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो एक्ट में लिखा हुआ है कि वेंडर के लिए 2-3 किलोमीटर के दायरे में आप कहीं भी उसको बिठा दो। अब सर्वे तो हुआ था, हमारा एक वेंडर था बापू धाम का। एक्ट में ये लिखा है, अगर किसी का सर्वे नहीं कराया सरकार ने, उसकी एप्लीकेशन देने के 3 महीने तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, उसको कोई जगह नहीं दी, तो उसके बाद वो कहीं भी लगा सकता है, फुटपाथ को छोड़। जी जी।
जहां वो रहता है, जहां वो रहता है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में। लेकिन चंडीगढ़ में सबसे बड़ा सवाल क्या है, लोग यूपी से आते हैं, लोग बाहर से आते हैं, वो यहाँ पे फड़ी लगाते हैं। जो चंडीगढ़ का लड़का है, जो बेरोजगार है, जो छोटे घर से है, जो चंडीगढ़ में ईडब्ल्यूएस मकान इतने जो वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से निकल के आए, उनको तो रेडी भी नहीं लगाने का मौका, सभी तो बाहर के लोग हैं। अगर आपके 3800 की आप बात करें जो वैलिड भी हैं, उसमें भी चंडीगढ़ के निवासी कितने हैं। आप पंजाब में जाएंगे तो आपको पंजाब का निवासी होना जरूरी है, आप हरियाणा में जाएंगे तो हरियाणा का निवासी होनी जरूरी है, आप चंडीगढ़ में आएंगे तो आपको कहीं का भी निवासी होना जरूरी है। तो चंडीगढ़ का इसमें आपको नहीं लगता, आप भी चंडीगढ़ से कई सालों से जुड़े हैं, कि चंडीगढ़ में जो बच्चा आपका चंडीगढ़ में जन्म ले, उसी को सिर्फ और सिर्फ उसी को ही वेंडर बनाया जाए, उसी को ही एक स्पेशल हो कि ये यहाँ लगा सकता है। एक्ट की बात करें 2000 जो संविधान के अनुच्छेद 21 में 21 की परिभाषा 3 में लिखा हुआ है, उसमें साफ लिखा हुआ है वेंडर का मतलब वो है जो वहाँ का निवासी हो, वहाँ रहता हो और अपने घर के 2 किलोमीटर के आसपास वो अपना लगा सकता है। तो यहाँ तो कोई बंदा बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, वो यहाँ लगा रहा है, उस पर कभी आपको मुद्दा उठाने के नहीं सोचा? देखो ऐसा है, पहली बात तो जो कैटेगरी है या नौकरी की है, कि नौकरी चंडीगढ़ वाला जो लड़का है वो पंजाब में, हरियाणा में, उनकी अलग अलग वो बांटी हुई है, कभी नहीं ले सकता, इतना है, ज़्यादा है, कम है। रोजगार करने वाले के ऊपर कोई ऐसा वो मेरी समझ से तो कोई कानून है नहीं अभी तक बना हुआ, और बनाया भी जाएगा तो ये हाई लेवल पार्लियामेंट की या बड़े लोगों की बातें हैं। ये वेंडर के मेरे बस की बात नहीं है कि मैं ऐसा कोई कानून बना दूं या मेरी आवाज उठाने से ऐसा कोई कानून पास हो जाए। ये हाई लेवल का काम है, सरकार का काम है। जैसे सरकार ने कानून पार्लियामेंट से बनाया है, वैसे ही सरकार ही वहां से कोई कानून बना के भेजे कि यहाँ पर इतने सीमित वेंडर होने चाहिए और चंडीगढ़ का ही वेंडर इतना होना चाहिए, बाहर का वेंडर इतना होना चाहिए। वेंडर की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में, किसको वेंडर मानते हो? वेंडर जो रोज कमा के खाता है, वो तो दिहाड़ीदार हुआ वेंडर। सुबह अपना आप स्ट्रीट वेंडर एक्ट में आए थे। स्ट्रीट वेंडर का मतलब है बंदा अपना ठेला उठाए, गली गली घूमे, घर घर पहुंचे, नहीं या सीधा किसी की दुकान के बाहर जाके अपना अड्डा लगा ले। नहीं, ये तो उसमें एक्ट में भी नहीं लिखा किसी की दुकान के बाहर लगाओ। एक्ट में ये भी नहीं लिखा हुआ, एक्ट में तो स्ट्रीट वेंडर है। स्ट्रीट वेंडर मीन्स एक एक घर पे जाके सामान डिलीवर करे, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रीट वेंडर। उसमें इन्होंने यहाँ पे भी वो बनाई हुई है, एक्ट में ही बनाया हुआ है, मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, कि स्ट्रीट वेंडर उसको जगह मार्क करके जो दी हुई है उसको स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। जो मोबाइल वेंडर है जो घूम के बेचता है उसको मोबाइल वेंडर का इन्होंने दर्जा दिया हुआ है। वो गलियों ये बाद में जो 2014 में स्ट्रीट वेंडर एक्ट में हुआ उसमें ये प्रावधान आया है। उसमें जितनी जगह है एक भी उतनी जगह पे नहीं बैठा हुआ किसी भी सेक्टर में चंडीगढ़ में। आपको लगा कि जितनी जगह दी है उसी जगह में बैठा हुआ? पहली बात तो सेक्टर ये चंडीगढ़ में 46 वेंडर जोन है। 46 वेंडर जोनों में से 5-6 वेंडर जोन कामयाब है जहां वेंडर अपनी साइट्स पे बैठा है, अदरवाइज साइटों पे बैठा ही नहीं है। और साइटों पे क्यों नहीं बैठा है, इस चीज को किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। यहाँ के जो अफसर हैं उन्होंने भी जानने की कोशिश नहीं की, और यहाँ के जो नुमाइंदे हैं चुने हुए, जो शहर को अपनी एक दिशा देते हैं, कानूनकार, वो सारा कुछ देख रेख उनके हाथों में है, उन्होंने भी कोई समझने की कोशिश नहीं की। और वेंडर इतना सक्षम है नहीं जो उनको समझा सके किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से ये गलतियां हुई हैं कि बापू धाम का वेंडर 44 सेक्टर में वेंडर जोन है, वहां पर साइट दी उसके लिए। वेंडर अगर रेडी लेके वहां से सामान लेके बापू धाम से अगर आएगा तो उसको 1 घंटा यहाँ तक रेडी से आने में लगेगा, 1 घंटा उसको जाने में लगेगा। फिर वो सारे दिन यहाँ दिहाड़ी करेगा, अपना बैठेगा उस पर, अड्डे पे बैठेगा, कितना कमा लेगा। अगर आप रेडी से रोज नहीं आ सकता, तबीयत भी खराब हो जाएगी उसकी। कभी 3 व्हीलर से आया तो 200 रुपये 3 व्हीलर वाला जाने का लेगा, 200 आने का लेगा। ज्यादा से ज्यादा वेंडर एक 500, 600, 700, 1000 कमा लेगा 44 सेक्टर जैसे सेक्टरों में। मैं 22 और 19 की बात नहीं कर रहा, जो 22-19 सेक्टर हैं वो एक अलग हैं, शहर से ही अलग हैं। जो सेक्टर पोस्ट एरिया है जहां पर डेवलपमेंट आउटपुट कम है, पब्लिक की आना जाना कम है, वहां पर 1000 रुपये से ज्यादा इनकम वेंडर की नहीं हो पाती। अगर उसने 300-400 उसमें अपना किराया दे दिया तो उसका कहाँ रोजगार चलेगा? तो दुकानदार तो जीएसटी भी देता है, नौकर को तनख्वाह भी देता है, वही सामान वो बेच रहा होता है, वही सामान आप वेंडर बेच रहा होता है। हम उन वेंडरों की बात कर रहे हैं जो कपड़ा बेच रहे हैं, हम उन वेंडर की बात कर रहे हैं जो मोबाइल के एसेसरीज बेच रहे हैं,
वो वेंडर की बात नहीं कर रहे जो छोले कुलचे बेच रहा है, जो धोबी है, जो किसी छोटा सा ढाबा लगा रहा है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। नहीं, अब ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं कि वेंडर कपड़ा नहीं बेच सकता या वेंडर 1000 रुपए वाली टी शर्ट नहीं बेच सकता। दुकानदार, पहले बात तो दुकानदार बिल्कुल ठीक है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लिखा ऐसी- हुआ कि आपको अपना रोजगार चुनने का पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार है। उसी ये बात तो आपको याद है सर कि आपको रोजगार चुनने का पूरा अधिकार है। उसमें साथ में उससे 3 लाइनें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि एक जगह खड़ा होकर नहीं बैठा जाएगा। जो 21 संविधान के अनुच्छेद 21 में लिखा है, उसमें ये लिखा है एक जगह नहीं खड़ा जाएगा। उसी में ये लिखा हुआ कि उसको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार है। ये वाली चीज तो आपने गिन ली, ये नीचे वाली चीज आपने जानी नहीं। नहीं तो फिर अब ये वेंडर जहाँ भी जैसे 22 में मान लो 22 में बैठे तो वेंडर अपनी मर्जी से तो बैठ नहीं गया, लाइनिंग तो अफसरों ने करके दी है ना तो सर। बाकी भी तो बैठे हैं ना वहाँ। ले सकता है बाकी के अब अफसर जाने इस चीज के लिए, तो थल्ले वाले इस चीज के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? ये तो सारा चलो सर, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें हमें कि आखिर स्ट्रीट वेंडर और दुकानदार आपस में इस समय चंडीगढ़ में ऐसा माहौल बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये वही स्ट्रीट वेंडर है जो पहले दुकानदारों के पास ही काम कर रहे थे। आज दुकानदारों को ये अच्छे भी नहीं लग रहे क्योंकि इनकी दुकानों के आसपास ही ये लोग बैठ के हैं। देखिए, मैं दोनों की बात सुनी और आपकी भी पूरी जो इनसे बात कर रहे थे, दोनों की बातें अपनी अपनी जगह सही हैं। और इनकी तो इसलिए मैं सही मानता हूँ कि सब कुछ जानते हुए भी नहीं बता रहे, क्योंकि ये उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आज कुछ बोल देंगे तो इनके लिए मुश्किल आ जाएगी वहाँ पे। सब कुछ इनकी बातों से ही पता लग रहा है कि जो एलिगेशन उस बेलदार ने लगाए हैं और नाम लेके लगाए, पहली बार हुआ है कि किसी ने नाम किसी का लेके नाम लगाए लेके हैं और ये माना कि मैं इकट्ठे करके देता था। पहले तो आरोप लगते थे कि वो इकट्ठे कर, और किसी स्ट्रीट वेंडर ने ये भी नहीं कहा कि नहीं नहीं ये नहीं लेता था। यही पे आ रहा था। और उसने बाकायदा 7 इंस्पेक्टरों के नाम भी दे दिए, बेलदारों के भी नाम दे दिए, सरकार ने एक्शन भी ले लिया। ये शायद पहली बार हो रहा है। पहले आरोप लगाते थे, उसने खुद मान लिया कि हम इकट्ठे करते थे। अब सवाल ये है कि ये समस्या कोई नई तो है नहीं। मैं अभी 2 बार चंडीगढ़ का मेयर रहा हूँ, उस वक्त भी समस्याएं थी, कुछ कोशिश भी की अपने टाइम पे। ये भी मान लूँ कि शायद उस कोशिशों में कामयाब भी नहीं हो पाया था, क्योंकि एक ऐसा, मैं कह दूं कि सारे कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इंटरेस्ट सबके कॉमन हो जाते हैं। उस वजह से कई बार जो चुने हुए लोग हैं उनके लिए कुछ मजबूरियां होती हैं। लेकिन उस वक्त समस्या इसलिए ज़्यादा नहीं थी कि इतने वेंडर भी नहीं थे उस टाइम। सारे पहले एक सर्वे हुआ था जब कॉरपोरेशन नहीं थी 96 से पहले, तो 2700 या 30 थी। उसको रोड साइड वेंडर कहते थे। जो वो भी क्या थे, उसमें साइकिल रिपेयरर, नाई, धोबी, मोची, पान वाला, क्योंकि इनके लिए जगह सड़क के किनारे ही होती थी। अगर किसी का साइकिल पंचर हो गया तो उसको इमीडिएट वहाँ पान वाले भी होते थे कि कार में खड़े खड़े आवाज़ मारनी, स्कूटर पे पान लगा दो। तो 26-2700 था। इसकी एसोसिएशन बनी हुई थी बाकायदा। वो कॉरपोरेशन बनने के बाद भी वो हमसे आते रहे कि जी हमें तंग करते हैं पुलिस वाले भी और कॉरपोरेशन या उस वक्त जो भी स्टाफ था, तो इससे हमें बचाया जाए, तो हमारे को एक लाइसेंस बना दिए जाए ताकि तंग ना करें। ये बातें चलती रही और इन द मेन टाइम 2014 में ये एक स्ट्रीट वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया पार्लियामेंट में। बहुत वेलकम हुआ था पूरे देश में। और उनकी मूल भावना थी, जो उस वक्त बिल पेश किया था, जो बड़े लीडर थे उनके पार्लियामेंट में भी अगर जो स्पीचेस हुई बिल के वक्त, यही थी कि हम उन गरीब आदमियों को उस जातियों से बचाना चाहते हैं। ये मूल भावना थी कि जो बैठे हैं, ये कहीं नहीं था उसमें कि फ्रेश सर्वे होगा। लेकिन सर मेरा एक सवाल है, जो आप बात कर रहे हो 1996 से पहले रेडी फड़ी एक्ट बना था 1994 में, वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बना था। उस समय चंडीगढ़ के एक स्ट्रीट वेंडर का सर्वे हुआ, उसी के आधार पर रेडी मार्केटें बनी, उसी के आधार पर बूथ बने, सभी को बूथ मिल गए। कुछ डेथ केस जो हैं वो मेरे ख्याल 300 कुछ डेथ केस पेंडिंग है। उसके बाद एकदम से 10,000 वेंडर कैसे शहर में पैदा हो गए, जब चंडीगढ़ ने सभी को एक रिहेबिलिटेट कर ही दिया था। तो और तक एक पॉलिसी थी कि जिसने भी रेडी लगा ली या कुछ दिन बैठ गया या उसके पास प्रूफ बन गया, तो उनको बूथ देने का एक प्रावधान पॉलिसी के तहत था जी कि इनको अपग्रेड किया जाए, इनका जो जीवन स्तर है ऊंचा किया जाए। उसी में शास्त्री मार्केट बनी
पूरे उसी चंडीगढ़ में के चंडीगढ़ हर सेक्टर में 1994 के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिफिकेशन थी कि अब चंडीगढ़ वेंडर फ्री जोन है। वेंडर फ्री है, इसी कारण बनी थी। मैं वही आ रहा वो। अब क्या होता है, जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं, ये सबसे बड़ी जो बुनियादी जो आज हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो है जो 2016 में जो सर्वे दोबारा कराया गया, उसमें कुछ कमियां रह गई, ये मानना चाहिए और सारे मानते भी हैं। वो कमियां ये थी कि खुला कर दिया सर्वे, कोई भी आए अपनी जगह दिखाए, चाहे एक चारपाई नहीं, वो में तो बैठ- सर्वे 25,000 का हो गया था। हमें वही उसी पे आ रहा था। वो सर्वे में जब लोग आए, हम भी तो चंडीगढ़ वाले ही हैं, पता तो लग जाता था किस सेक्टर में कैसे सर्वे हो रहा है। सर्वे टीम ने जाना, उससे पहले वहाँ इन्फॉर्म कर देना कि जी कल वहाँ आ रहे हैं। तो लोग कोई टेबल लगा के बैठ गया, कोई ये बैठ गया, यहाँ तक कि 3 व्हीलरों में भी लोगों ने सामान रख रख के ये दिखाया। और उसके साथ चंडीगढ़ वाले होते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं इसमें हमेशा हक में हूँ कि चंडीगढ़ में बहुत जो हैं स्कोप बहुत कम है नौकरियों के। चंडीगढ़ के नौजवान बेरोज़गार बहुत ज़्यादा था। अगर वहाँ तक भी सीमित रहता तो कोई चल जाता काम। इसमें क्या हुआ, कालका, पिंजौर, बद्दी, जीरकपुर, खरड़, मोहाली, मतलब एक गांव तो पिंजौर के पास है, एक गांव का गांव पूरा ही सर्वे में आ गया। कोई होगी उसकी सेटिंग यहाँ, उससे आगे ये समस्या गंभीर हो गई। अब उसमें एक एक्ट के अंदर एक और प्रावधान है कि जहाँ की सेक्टर की जितनी पॉपुलेशन है उसका 2.5% से हमने वहाँ वेंडर बैठाना। वेंडर बैठाना, बिल्कुल सर। अब ये जो इनकी बात है जी, उन्होंने 22 सेक्टर सर्वे किया, तो 22 में अगर वो एक्सेस हो गए, मान लीजिए 2.5% से ऊपर हो गए, तो उनको किसी और सेक्टर में बैठाना ही था। तो एक्ट के प्रावधान प्रावधान है जी, बिल्कुल। अब उन्होंने लोगों ने स्टे लेना कर दिया जी, उससे वो चलो जैसे भी होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होती, चलता रहा। अब जो बात गंभीर है कि वो एलिगेशन लगे, एलिगेशन पे ना तो किसी पॉलिटिशियन ने उसको डिनाई किया आज तक कि ये नहीं इंस्पेक्टर झूठ बोल रहा है, ना किसी अधिकारी ने किए, ना किसी इंस्पेक्टर ने भी नहीं अभी तक कहा कि ये हमारे ऊपर झूठे एलिगेशन है। कोई भी नहीं बोला, ना इसका वेंडर मतलब बोल ये- रहा है। कोई भी नहीं बोला। वेंडर तो नहीं बोलेंगे ना, जो वेंडर हैं वो नहीं बोल सकते, उनकी मजबूरी देने वो खुद कहेंगे कि हम देते थे, नहीं कह सकते। वो दोनों, लेने और देने वाला दोनों गुनाहगार है। अब सवाल ये है कि एक क्यों पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे, कुछ कमियां हैं। मुकेश जी के अगर आंकड़ा माने तो 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा एक महीने का इकट्ठा होता है नहीं, मैं चंडीगढ़ में। इतनी फिगर नहीं कैलकुलेट की, पर एक क्यों क्या गया, अगर कारण थे तभी पैसा इकट्ठा होता था। पहला कारण ये था कि जितने लाइसेंसी हैं उतने ही इलीगल बैठे हैं, उनका तो कोई हक नहीं बनता था। वो तो इनको भी आवाज़ उठानी चाहिए थी कि जो वेंडर्स को, जो रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनके हक में बनता था कि जो इलीगल है, अब इलीगल बैठा तो पैसे दे के ही बैठा है। दूसरा, जो रजिस्टर्ड हैं उनमें लालच क्या था, जो मैं देख कि जगह है 4 बाई 5 फुट की और बैठे हैं, कोई आगे 5 बाई 10 में बैठा, कोई 5.15 में बैठा, कोई 5.20 में बैठा, उसके लिए पैसे दिए जाते थे। हमें तो ये नहीं समझ आ रहा सर, 6 फुट की रेहड़ी है जो, और हर फ्रूट की रेहड़ी सड़क के किनारे पे, सड़क के ऊपर खड़ी हुई है चंडीगढ़ में। किसी एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एक दो जगह मैं खुद भी उस वक्त चेक करने गया था, 2 रेहड़ियाँ मैं फ्रूट की ऐसी चंडीगढ़ में बता सकता हूँ जिसके ऊपर रोज़ एक ट्रक फ्रूट का रोज़ आता है। एक ट्रक उतरता है पूरा सवेरे, एक घर के बाहर दीवार है, सड़क के किनारे खड़े हैं, वहाँ घर वालों ने लाइट भी दे रखी है, हो सकता है उनको फ्रूट फाट दे देते होंगे। अब अगर एक ट्रक फ्रूट का मतलब आज के टाइम में 3-4 लाख रुपए से रोज़ नहीं आता, इस ऐसी कैटेगरी को वेंडर कैटेगरी में नहीं रखना चाहिए। यही हालात है कि इसमें सबसे कमी रहेगी, कुछ रहेगी। इसमें ट्रेड भी फिक्स होना चाहिए था कि कौन सा ट्रेड वहाँ कर सकते हैं। अब इन्होंने खुद माना कि 1000 की शर्ट हम बेचते हैं, हाँ, बेच सकते हैं, जीएसटी इन्हें रोजगार चुनने का अधिकार है। उसकी जीएसटी देते हो आप? जिस दुकानदार से लाते हैं सर वो जीएसटी भी लेता है, आप बिल काट के बिल देते भी हो? देता आप है। देते हो वेंडर को बिल काट के जो आपसे खरीदता है? हमारे पास तो बिकती 5 है ज़्यादा से ज़्यादा मैं- पूरे दिन में। चाहे मैंने एक एग्जांपल भी, दिया। चाहे एक भी बिके, बिके, बिल तो देना ही होगा ना। मैं एक सुनिए, मैं पहले यही मैं कह रहा हूँ कि आपके मैं फ़ायदे की बात कर रहा हूँ कि अगर इनको ठीक कर लोगे तो आने वाले टाइम में ये बातें नहीं उठेंगी। एक दुकानदार वही 1000 रुपये की शर्ट बेचता है, उसके ऊपर 18% टैक्स पड़ गया, मान लो जो 10 उसको तो पड़ गई वो 1180 रुपये की। आपकी 1000 की है, आप नेचुरल उतना ही कम बेचेंगे तो वो तो गया ना, तो वो तड़फता अंदर बैठे हुए कि वही मेरी दुकान पे शर्ट पड़ी है, वही ये बेच रहे हैं, मैं क्या करूं। फिर वो क्या करता है, जो आपकी बात है, वो अपनी दुकान के आगे भी फड़ी अपनी लगाने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है कि शहर में जो चंडीगढ़ का एक सिटी ब्यूटीफुल का टैग है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। एक ये सुन- मुकेश जी, ये कोई चीज़ें- एक्ट में फ्रूट की रेडी फुटपाथ पे
रोड के ऊपर खड़ सकती है? अब ये देखो सड़क के ये फुटपाथ है, रोड के ऊपर तो कहीं नहीं चलो चंडीगढ़ में सारे पूरे चंडीगढ़ में रोड के ऊपर लगी हुई है। इतना जब जाती होनी लग जाए ना, पर उसको अवेयर कौन करेगा? मेरी बात सुनो, आप लोग मेरी करेंगे, बात आप सुनो, उनके प्रतिनिधि ये हैं। हाँ आप ये तो है, आप ही का काम है ना चुने हुए लोग। आप ही प्रतिनिधि है। 8 फुट रोड बर्म के पीछे लगानी एक है। शब्द आपने बोला कि जी कुछ चुने हुए लोगों ने भी हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। बताओ चुने हुए लोगों की क्या कमियां हैं? मैं भी चुना हुआ था, 2 बार काउंसलर रहा हूँ, 2 बार मेयर रहा हूँ। मेरी तरफ से बताओ कि आपने कौन सी बात उठाई आज तक, आज के पार्षदों ने नहीं उठाई आपके फेवर की। इतनी बदनामी जो पहली बार, मैं बताऊँ, एक तो कारपोरेशन वैसे ही हमारी तंगी में जा रही है फाइनेंशियल का, दूसरी तरफ ये अगर आ जाए जैसे मुकेश जी के फिगर हैं करोड़ों रुपया 2 नंबर में इकट्ठा हो रहा है, तो क्या इमेज बनती है हमारी कारपोरेशन की? क्या पार्षदों की इमेज खराब नहीं हो रही आपकी वजह से? संजीव जी, जितने गुनाहगार इंस्पेक्टर हैं उतने गुनाहगार टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं। मैं आपको अभी प्रूफ दे देता हूँ। जी, कैसे? मुकेश जी, आप कहाँ पे अड्डा लगाते हो? 42 में, पेड़ के नीचे? पेड़ से हटके, पेड़ दोनों से पेड़ों हटके। के बीच में। क्या चीज बेचते हो आप? सब्जी। कितनी कमाई हो जाती है रोज की? वही 500-700 रुपए। 500-700 रुपए। तो 500-700 में तो घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता होगा। मुश्किल से ही चलता है सर। गाड़ी है आपके पास? गाड़ी है कौन 40,000 सी? रुपए की, कौन सी है? इको। इको। उसके अलावा आज की डेट में पर- एक सेकंड, हाई कोर्ट में आपके टाउन वेंडिंग कमेटी के कितने केस पेंडिंग है? अब तो कोई पेंडिंग नहीं है। कितने केस डाले आज तक? 2 डाले हैं सिर्फ 2? मैंने, अपने नाम से 2 डाले। आपके नाम से 2 इंडिपेंडेंट, बाकी ओवरऑल कितने केस हैं? बाकियों का क्या पता मुझे। नहीं, आपकी टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों ने डाले हुए हैं। मेंबर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बंदा 500-700 रुपए रोज कमाता है, वो हाई कोर्ट में केस डालने के लिए मरी सी मरी एडवोकेट की फीस 50,000 रुपए है। नहीं, चलो वो तो लीगल, वो तो फ्री वाले एडवोकेट भी बहुत होते हैं। जो जनता के साथ होते हैं वो नहीं बोल सकते। आपका जवाब इनकी तरफ से मैं देता हूँ। इनके पास पूरा अधिकार है हाईकोर्ट जाने का, इनके पास 1 रुपया भी नहीं है, तो कानूनन इन्हें फ्री का वकील मिलने का अधिकार है। उसका मैं मान ली, वो बात भी मान ली। आपके टोटल आज की डेट में जो सर्वे वाले वेंडर हैं वो कितने हैं? सर्वे वाले 10,000 समथिंग। बैठे कितने हैं शहर में? अब ये तो सर शहर को ही पता होगा या नगर निगम यार, वालों को पता होगा। आप टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी आपको पता होना चाहिए। 2 चीजें मेंबर मेरे को पता है 10,800 मेंबर 10,800 हैं, बैठे कितने हैं शहर में? बैठने वालों का मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं, अपनी सब्जी की दुकान छोड़ के मैं सबकी इनकम सर, आप वहाँ पे एसी चलो। रूम मांग रहे हो बैठने के लिए कॉर्पोरेशन के अंदर, आप कह रहे हो मैं दुकान छोड़ के कैसे बैठूंगा? आपने हाई कोर्ट में रिट में कहा ना, हाँ, हमें कहा। वहाँ पे रूम दिया जाए बैठने के लिए। तो उसमें हम 5 मेंबर हैं, महीने में एक करके अगर बैठेंगे संभाल लेंगे, अपने वेंडरों की समस्या सुन लेंगे। नहीं, वहाँ बैठने की क्या जरूरत है? अदरवाइज अब मैं आपको एक बात बता दूं, सरकार कोई भी हो, किसी पार्टी की हो, उसके दिमाग में हमेशा होता है कि हमने बेरोजगार को रोजगार देना है। जी जी, बनता भी है। बनता भी है। हम चुनते भी इसीलिए ये सरकार को। इसीलिए सरकार चुनती है। अब उसमें अगर कोई बेरोजगारों का हक मार के किसी और को दिया जाएगा, आप इसकी फेवर करोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं चंडीगढ़ के बता देता हूँ, बहुत सी दुकानों पे हम भी परिवार वाले हैं, बच्चों के साथ जाते हैं। जी जी। ब्रांडेड चश्मा भी मैं खरीद के लाया हूँ, और ऐसी दुकान भी मैं आपको दिखा देता हूँ जहाँ 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की साड़ी पड़ी है, लेते हैं लोग। जी। क्या ऐसे हक में हो आप कि ये होने चाहिए? वेंडर के पास पड़ी है 10-15 हज़ार। जो अगर मान लो हो, मैं कहता हूँ, मैं आपको दिखा भी दूंगा, जरूरत पड़ेगी तो। जो कपड़ा 22 सेक्टर में, 22 सेक्टर छोड़ दो, पूरे सेक्टर की बात करता हूँ मैं, जो दुकान के अंदर 5,000 की साड़ी पड़ी है, वही अगर वेंडर के पास पड़ी हो, या जो ब्रांडेड जूते अंदर हों वही पड़े हों, आप इसके हक में हो? हाँ या ना, बस इतना कह दो। और उसमें तो सर 2 चीजें हैं, क्या पता आपका ही सामान लाके वेंडर बाहर उसको मैं कहता क्या बस छोड़ दो, जो बेच रहा है बाहर गुनाहगार तो वो है ना। मैं ये सिर्फ बेचना गुनाह नहीं है। नहीं, मैं सुन ली मेरी। मैं कहता चाहे वो बेच रहा है, दुकानदारी बेच रहा है, आप हक में हो कि बिना बिल के माल बिके वहाँ? ये फिर काम किसका है सर? बगैर मैं वो तो सरकार देखेगी, अब देख रही है। आप ये बताओ, बगैर बिल के तो मैं नहीं, वेंडर जो है, वेंडर तो मतलब क्या था, बेरोजगार को रोजगार देना। जी। किसी भी आदमी के पास अगर पैसे ज़्यादा हैं, वो मैनेज करके 4-4 ले इधर से जाके उसमें थड़े, और वहाँ जाके 4 आदमी अलग अलग बैठा के शाम को उनसे कलेक्शन कर ले। वो गलत है सर। गलत है ना? गलत है। कभी आवाज़ उठाई आपने? कभी आपके नोटिस में आया कि ये हो रहा है? ये आवाज़ तो हमने बहुत बार उठाई है सर। हमने धरना भी 26 दिन लगाया इसके खिलाफ।
कुछ नहीं हुआ सर। अब फिर वही तो आगे ना, अगर पैसे किससे लिए जाते हैं? पैसा गरीब आदमी नहीं देता। चंडीगढ़ मैं आपको इंडस्ट्रियल एक और बता दूं, अगर आप 500 रुपये कमाते हो, आप 500 रिश्वत नहीं दोगे। नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। जब 5000 कमाना शुरू कर दोगे तब दोगे रिश्वत आप। तो 5000 वाले तो रिश्वत दे रहे हैं, उनके खिलाफ आप बोल नहीं रहे। नहीं बोलते हैं सर, ऐसी मैं तो बात कभी नहीं आवाज बोलते। नहीं सुनी। टाउन वेंडरिंग कमेटी ने आज तक कभी ऐसी कोई शिकायत निगम में दी कि यहाँ पे वेंडर गलत बैठे हैं, इनको हटाया जाए? कभी ऐसी कोई शिकायत दी कि ये जो सेब की रेडी, ये फ्रूट की रेडी रोड के ऊपर लगी है, इसको हटाया जाए? दी है, हाँ बहुत दी है सर ऐसी। कहाँ और दी? उसमें रियल में क्या हुआ है कि एंड में जो हम टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबरों ने शिकायत दी, उन्हीं पे एक्शन हुआ? अदरवाइज उन्हीं के ऊपर एक्शन हुआ, उनके चालान भी हुए। अगर चाहिए तो हम चालान चिट भी आपको दिखा देंगे, आज तो मैं लाया नहीं हूँ। इंडस्ट्री एरिया का एक वेंडर है जिसको अभी कुछ दिन पहले इनकम टैक्स ने नोटिस दिया, मेट्रो सिटीज़ की तरह। उसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट ने दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। उसकी 1 साल की 19 लाख की गूगल पेमेंट ट्रांसफ़र हुई थी उसके अकाउंट में। क्या एक वेंडर जो 19 लाख रुपए गूगल पे ले रहा है, उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दिया कि ये मैंने फ्रेंडली लोन्स लिए हैं, और जो फ्रेंडली लोन्स है वो उसमें उसे ग्राहक कितने निकले? ग्राहक कह दिए या हम कह सकते हैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि फ्रेंडली लोन दोस्त जो उसके दोस्त थे 7,925 बंदे। क्या वो रजिस्टर्ड वेंडर है? वो रजिस्टर्ड वेंडर है, वो आपकी फीस में फिर है। उसके- आपकी टाउन वेंडिंग कमेटी को उसका नॉलेज भी है, ये केस स्टडी भी बन रहा है, इस अभी एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर स्टडी कर रही है। फिर मेरा उसमें यही कहना है कि जो जिसकी जिम्मेवारी जिस डिपार्टमेंट की बनती है उसकी अच्छी तरह से इंक्वायरी अरे मेरा सवाल ये है, एक आदमी जो वेंडर है, जो किसी तरह का टैक्स नहीं दे रहा, वो 20 लाख रुपए तो गूगल पेमेंट ले रहा है 1 साल में, कैश भी लिया होगा उसने, बिल्कुल बेचा ही होगा। कोई 7,000 तो मुझे नहीं लगता कोई अच्छे पॉलिटिशियन के भी इतने दोस्त होंगे जो उसको देते हों, कभी 112 रुपये, 118 रुपये। वो बेसिक इनकम टैक्स ने उसका केस जीएसटी डिपार्टमेंट को लिख कर भेजा कि ये कहता है जी मैंने फ्रेंडली लोन लिया है, आप सारा चेक करो, हमें ये लगता है कि ये एक रेडी लगाता है और रेडी की ये पेमेंट है। नहीं तो उसकी कार्रवाई उसमें बनती है, और जो बनती है होनी चाहिए। संजीव जी, इंक्वायरी भी पिछली जो होनी चाहिए। टाउन वेंडिंग कमेटी की मीटिंग थी उसका टाउन वेंडिंग मेंबरों ने बहिष्कार किया था, क्यों किया था? क्यों किया था ये तो मुकेश जी बता सकते हैं। उसका हमने इसलिए किया था कि टाउन वेंडिंग कमेटी के 12 मेंबर हैं हमारे एक्ट के मुताबिक। उन्होंने क्या किया, एक एफसीसीआई जो डिपार्टमेंट है, एक नया भारत सरकार ने अभी बिल्कुल जी बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनका एक मेंबर उसमें डाल लिया, 13 मेंबर कर दिए। जब 13 मेंबर कर दिए तो हमारी जो बोर्ड परसेंट है वो 40% भागीदारी है उसमें टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर, तो हमारी कम होगी, 36% रहेगी। हमारी 36% रहेगी तो हम तो कोई भी अगर बात कहेंगे फिर भी वो मान्य नहीं होती। उन्होंने अपना मुद्दा पास कर लेना था, सारा एजेंडे पास कर लेने थे अपनी मर्जी से, इसलिए हमने उसका बहिष्कार भी किया। और उसी दिन सिहाग साहब को अपनी एक एप्लीकेशन भी दे के आए कि हमारे अगर उनके 13 मेंबर करें तो एक मेंबर हमारा भी बढ़ाया जाए, और फिर दूसरे दिन ही चाहे आप मीटिंग रख लो, हम आने को तैयार हैं। तो उसके बाद मीटिंग में भी दोबारा उसके बाद मीटिंग नहीं हुई है। उसके लिए भी मैंने हाई कोर्ट में, ये जो बाबूजी बोल रहे हैं, वो मैंने वहां पे केस डाला है, और कोर्ट ने इसका संज्ञान भी लिया है कि 12 मेंबर ही सुनेंगे, 12 मेंबरों का ही वोट मायने होएगा। वहां पे 13 मेंबर कर लो, चाहे आप 14 कर लो, चाहे 50 कर लो, किसी की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। एक मेरा सवाल और है छोटा सा, कि क्या ये जो स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है उसके हिसाब से जितने वेंडिंग जोन में लोग बैठे हैं, एक्ट के हिसाब से काम चल रहा है सारा? नहीं, हमारे वो तो सामने है मुकेश जी, अब कहने की जरूरत नहीं है। वो तो सारी चीज सामने आ चुकी है, इसी कारण सभी इंस्पेक्टर बदले हैं। सर उसकी आवाज कौन उठाएगा? ये सवाल एक भी एक्ट का नॉर्म्स टाउन वेंडिंग कमेटी फॉलो नहीं कर रही, और आज तक अगर इनको फॉलो करने के लिए कहा जाता है तो ये हाई कोर्ट चले जाते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं मुकेश जी, मैं भी रहा हूं कॉरपोरेशन में, जितनी भी कमेटियां हैं, कोई भी बने, इवन हाउस भी हमारा लोगों के दिमाग में होता है कि जो हाउस पास कर दे वो सुप्रीम है। यहाँ चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में किसी भी कमेटी को एब्सोल्यूट पावर नहीं है, सलाह देने की कमेटियां हैं सारी। कोई ऐसा आज तक कॉरपोरेशन में भी हमें लोग कहते हैं जी अब हाउस में ये हो गया था, वो हो गया, नहीं इम्प्लीमेंट हुआ। अब हम उस मुद्दे पे आ जाते हैं कि ये जो स्टेप लिए गए हैं कि एफआईआर तक नौबत पहुंच गई, और ये सर ये तभी पहुंची है ना। इस पे भी मेरा सवाल है, एफएनसीसी ने अभी प्रस्ताव पारित किया, क्या ये लागू होगा? नहीं, मैं बता देता हूँ, ये लागू की ज़रूरत ही नहीं थी। एफएनसीसी ने तो एक बात किया, एक उन्होंने कहा, तो उसमें यूनानिमस एक स्ट्रेंथ दी है इस एक्ट को, ये कह के कि होना चाहिए। ये नौबत आई क्यों? पानी जब सिर से ऊपर हो गया तभी ना, जब सेक सबको लगा। अब इसमें
लोगों की जो परसेप्शन बन गई अब ये खासकर ये वेंडिंग में पैसे पूसे इकट्ठे करने की अमाउंट इतना बड़ा कैलकुलेट करके मुकेश जी ने और उन्हें उसने बेलदार ने, अब लोगों को लगा कि ये तो बिना सबकी भागीदारी के हो ही नहीं सकता था। यही आ गया ना, उसमें काउंसलर भी बेचारे आज घबराए हुए हैं, अफसर भी। मैं एक सही बात आपको बता दूं, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये कुछ हुआ जो एक्शन हुआ इसी वजह से हुआ कि जो प्रेजेंट कमिश्नर हैं उनके बारे में इमेज यही है कि वो ईमानदार है। तो आपका अगर कहना है उनके पास कि इनसे कोई- इनसे पहले जो थे वो मैं बेईमान किसी थे? के ऊपर नहीं उंगली उठाता, कई अपने अपने काम करने का तरीका होता है कि शायद उन्होंने सोचा कि भी मैं क्यों बदनामी लूँ जो मैं मुझे आज तक के एक्शन के। वरना क्या बहाना होता था, पहले इंस्पेक्टरों की मांग उठती थी तो वो कहते थे जी नहीं ये तो कैडर इंस्पेक्टरों का भर्ती हुआ हुआ है इसलिए इनको हम बदल नहीं सकते, इंस्पेक्टर यहीं रहेंगे या इधर लग जाएं या उधर लग जाएं। ये नहीं काम हुआ है। ये चीज़ और बड़ी हुई कि इसके साथ साथ सैनिटरी इंस्पेक्टर्स और जेईज़ को दे दी पावर, 3 एजेंसियाँ हो गई। अब इतने तो मैं नहीं समझता कि वेंडर इतने होंगे, अमीर होंगे कि तीनों को देने की कोशिश करेंगे। सुधार होगा। अब आ गई एफआईआर की बात। एफआईआर जो होगी, जो होनी चाहिए, वो है ट्रेस पासिंग। आप मेरे घर में अंदर आ जाओ, मेरे से बिना मर्जी के मेरे घर में बैठ जाओगे तो ट्रेस पासिंग केस बनेगा ना। तो ये अगर फुटपाथ पे बैठे हैं, जो इनको जगह नहीं दी दूसरी पे बैठे हैं, तो ये भी ट्रेस पास कर रहे हैं। नहीं सर, वो तो सरकार की गवर्नमेंट पे कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थान हो गया ना वो तो। नहीं, गवर्नमेंट की लैंड है। सार्वजनिक स्थान होता है सार्वजनिक लोगों के चलने के लिए। सार्वजनिक स्थान ये मतलब नहीं कि सार्वजनिक में मैं आता हूँ तो मैं वहाँ जाके अपनी गाड़ी खड़ी कर दूँ फुटपाथ पे, वो भी ट्रेस पासिंग है। सरकारी ज़मीन के होते कोई भी जाए। अब ये मुझे पता नहीं, काली क्योंकि एफएनसीसी की मीटिंग हुई है उन्होंने किस है, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं एज ए मेयर 2-3 जगह स्टडी टूर पे गया था। उस पर हमने देखा था कि बहुत से बड़े बड़े शहर हैं उनमें जो हमें वेंडर नहीं मिले, तो हमने उनसे बात की कि क्या। उन्होंने एक जगह तो बॉम्बे में था, उन्होंने तो टोटल प्राइवेट कर दिया। उन्होंने उनके साथ एक आदमी लगा हुआ, मजिस्ट्रेट की पावर होगी उसके पास, बाकी सब जो है काम प्राइवेट एजेंसीज़ को है। और उससे उनका सिस्टम बना लेते हैं कि अगर हमारा इतना खर्चा होगा तो आपको देंगे, अगर आपको इनकम होगी तो आप हमें दें। अगर एक प्राइवेट आदमी ने या किसी ने भी किसी वेंडर की वहाँ इलीगल बैठे हुए फ़ोटो भेज दी तो उस पर हैवी पेनल्टी है। उस वक्त भी मुझे बताया था कमिश्नर के 20,000 तक हम इस पर जुर्माना लगा देते हैं। इसी तरह एक जगह हम गए तो वहाँ पता किया कि एक क्यों नहीं है यहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी कि यहाँ तो जो एसएचओ लगता है जब वो थाने का चार्ज लेता है तो उसमें साथ वैकेंट लैंड भी बता दी जाती है कि तुम्हारे एरिया में इतनी वैकेंट लैंड है, और जब वो उससे बदली होगी जिस दिन जैसे माल तो उतने ही वैकेंट वापस देगा दूसरे वापस एसएचओ देनी को। पड़ेगी उसको, ये बढ़िया 4 साल प्रावधान लिख के देना पड़ेगा। अब ऐसी चीज़ें तो हैं, समस्या के हल तो निकल सकते हैं। चावला जी, मेरा ये सवाल है, एफएनसीसी कह रही है कि 285 के तहत एफआईआर रजिस्टर हो, पहले आईपीसी में 283 में भी होती रही, मैं समझ लेकिन अपडेट कर देता हूँ। लेकिन मैं इसमें मुकेश जी एक से मैं आपको संजीव जी बता दूं, अगर कानून के तहत इंस्पेक्टर कार्रवाई पूरी शुरू कर दें तो एफआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा इससे बढ़ के सवाल है जरूरत ही नहीं कि पड़ेगी। आज तक एफआईआर क्यों नहीं हो रही थी चंडीगढ़ में? जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अब सारा कुछ जो हो रहा था मिली भगत से हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ, ये मासूम है टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर भूल जाते हैं जो पब्लिक हित की बात होती है। 2 साल पहले टाउन वेंडिंग कमेटी के अंदर इसमें मिनट्स पास हो चुके हैं। ये मुद्दा टाउन वेंडिंग कमेटी में उठा था इलीगल वेंडर्स का, और वहां पे मिनट्स पास हुए थे, क्यों ना इनके खिलाफ एफआईआर की जाए। इनसे पूछो कि आज तक इन्होंने कितनी बार आवाज उठाई, कितनी एफआईआर दर्ज करवाई, वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। इनको बोलने की भी जरूरत क्यों है जब कानून में प्रावधान है? ये तो पुलिस का काम है, पुलिस को क्यों नहीं नजर आ रही है? इनकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम अपने हक के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं या धरना दे सकते हैं, तो जो इलीगल वेंडर बैठा है वो जितना इफेक्टिव दुकानदार के लिए है उतना टाउन वेंडर के लिए भी है। तो ये क्यों नहीं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाते? मुकेश जी, इस पे क्या जवाब आप? उस पर मेरा जवाब ये है कि जो हमारी 33वीं मीटिंग हुई थी उसमें कमिश्नर मैडम का कार्यकाल समाप्त हो गया था, तो विनय प्रताप जी जो अपने डीसी साहब थे उन्होंने हमारी मीटिंग ली थी, वो हमारे चेयरपर्सन थे मीटिंग के। तो उस मीटिंग में ये प्रस्ताव आया था कि भाई ये होना चाहिए, इन पे क्रिमिनल पर्चा होना चाहिए जो इलीगल वेंडर होते हैं। तो हमारा जो एक्ट है सन 2014 का प्रोटेक्शन एक्ट है, वो एक वेंडर को प्रोटेक्शन देने का साहब से ही सुना है मैंने। वेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पे वेंडर को प्रोटेक्शन देनी है कि भ्रष्टाचार ना हो और वेंडर को अपना रोजी रोटी कमाने का अधिकार मिले। तो हमें कहीं ना कहीं उस एक्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है, और हमने वहां पर ये बात, मेरे मिनट्स में बात रिकॉर्ड है, ये मैं आपको मिनट्स दिखा दूंगा उसके लिए, कि उसमें ये रिकॉर्ड है। मैंने उनको ये बोला था कि
जो एक्ट आया है उस एक्ट के मुताबिक हर 5 साल बाद वेंडर का सर्वे होना चाहिए। अगर 5 साल बाद वेंडर का सर्वे हो जाएगा तो इलीगल वेंडर तो रहेगा ही नहीं। वेंडर, मैं अगर वेंडिंग करता हूं अपने आप को अपने आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। नहीं, अगर आप वेंडर एक्ट की ही बात करें, आपको देखो सारे एक्ट पता है। हाँ। आपको प्रोटेक्शन एक्ट भी पता है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट भी शुरू पता में है। ये कह रहे थे स्ट्रीट मुझे वेंडर पता नहीं, मैं स्ट्रीट अनपढ़ हूं। वेंडर एक्ट में साफ साफ लिखा है कि जो लाइसेंस भी आपको मिला पूरी उम्र के लिए नहीं मिला, सिर्फ 3 साल के लिए 5 मिला है। साल के लिए। 3 साल के लिए स्ट्रीट वेंडर एक्ट में 3 साल के लिए लाइसेंस मिलता है। 3 साल बाद ये चेक होता है कि इस दौरान इसका कोई चालान तो नहीं हुआ। अगर 3 चालान हुए हैं, 2 चालान हुए हैं, तो दोबारा आपका लाइसेंस रिन्यू भी नहीं होता। ये कभी मिनट्स में नहीं आया। स्ट्रीट वेंडर एक्ट में ही ये लिखा हुआ है कि जो लोग सार्वजनिक रास्ता रोकेंगे उन पर FIR दर्ज होगी। इसका मुद्दा कभी नहीं उठाया। नहीं, एक बात इन्होंने और कही मुकेश जी, आपने कहा कि वेंडर की प्रोटेक्शन भी करनी है। किस वेंडर की? रजिस्टर्ड की कि अनरजिस्टर्ड की? रजिस्टर्ड की करनी है सर। तो वो तो अनरजिस्टर्ड की बात कर तो रहे हैं। अनरजिस्टर्ड नहीं, रजिस्टर्ड का भी 3 साल का प्रावधान है सिर्फ। नहीं, आपने कहा ना कि बात उठी थी कि इनको इनके खिलाफ FIR किया जाए। 6 बजे सामान लगाओगे, रात को 10 बजे वो जगह खाली कर दोगे। क्या वो कभी किया इन्होंने? वो वेंडर वहां पे अपना सामान नहीं वो बांध एक्ट के जो- जाओगे। जो सुप्रीम एक्ट कोर्ट में की लिखा है जजमेंट ना, भी है। जो क्या एक्ट में उसका जहाँ पालन ऐसा करते हैं लिखा ये? है कि भाई वेंडर सुबह आएगा, शाम को जाएगा। शाम तक अपना सामान बेचेगा। शाम नहीं लिखी है उसमें। 10 बजे का टाइम लिखा हुआ है, 10 और PM। उसके नीचे एक लाइन और भी लिखी है। वो उन चीजें उनके लिए बनाया गया है एक्ट में। बड़ा बारीकी एक्ट है ये, बड़ा घुसना पड़ता है इसमें कि वेंडर जैसे मैं हूं, अब मैं सुबह, मेरा नॉन ESP का लाइसेंस है, मेरे को एक साइट मिल गई, अब मैं फास्ट फूड बेच रहा हूँ। तो फास्ट फूड मैं बेच रहा हूँ, मेरा एक टाइम फिक्स कर दिया कि मैं 10 बजे तक बेचूंगा। 10 बजे के बाद उस साइट को दूसरे वेंडर को भी दी जाएगी जहां पर जगह कम है, जिन शहरों में जगह कम है कि और जगह है ही नहीं, उसको दे नहीं सकते, लेकिन वो जगह उस दूसरे वेंडर को दी जाएगी। नहीं, ये तो बात को उलझा रहे हैं, ये चंडीगढ़ बात में को ऐसा उलझा रहे हैं। चंडीगढ़ में ऐसा नहीं है, तो फिर वेंडर वो जगह खाली करके क्यों नहीं जाता रात को? मेरी समस्या तो तकरीबन जाते ही है खाली करके, अगर थोड़ा बहुत कुछ छूट जाता होगा तो। कहीं नहीं जाता देखो, आप वेंडरों के प्रतिनिधि हो, सर, आप इसके कैमरे में बैठे हो, थोड़ा सच बोल दो। अब इसके साथ साथ एक चीज और भी बताओ ना कि चंडीगढ़ सारा MC डिपार्टमेंट के अंदर है। कोई कोना ऐसा नहीं जो MC के अंदर ना आता हो। मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ, सब्जी की रेडी अपने अड्डे पर लगा ली मैंने, आके रात के 10 बजे तक बेचूंगा। कोई मुझे ऐसी जगह का एक सा कोई लाइसेंस तो दे दो जो रेडी रात को मैं, जहां मेरी सुरक्षित रहे, MC वाले ना उठाए। तीसरी मंजिल मेरा कमरा है, खड़ी करने अब तीसरी मंजिल कमरे पर रेडी को कैसे चढ़ा लूंगा? नीचे खड़ी करूंगा तब रात को आके आप MC रात को भी उठाती है। नहीं, अगर आप बेच रहे हो उसको ढक के रखोगे, क्यों उठाएगी? लगाते हो, बात वहां कर रहे बांध हो के सर? जाओगे, वहां नहीं उठाएगी। MC तो जंजीर तोड़ के लेके जाती है। तो वो तो वहां से भी उठा के ले जाएगी जहां आप लगा रहे हो। नहीं, वहां से कैसे ले जाएगी? क्यों? वहां कौन सा अधिकार है लगाने, रखने का अधिकार रात तो को? नहीं है सर, लेकिन फिर जब अधिकार नहीं है, मेरे सामान मेरे को पता है, मेरा सामान यहाँ से उठ के चला जाएगा, अब मैं 10 किलोमीटर दूर रह जाता, मतलब एक वेंडर को लेके जाऊंगा एक उसके। वेंडर को चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2 जगह अलॉट करे, एक दिन के लिए, एक रात को सामान रखने के लिए। आपका ये कहना है? ये उसमें है, एक्ट में है, स्टोरेज देना चाहिए इनको। नहीं, कौन से ऐसा एक्ट कुछ में नहीं है? स्टोरेज का तो कहीं नहीं है। कहाँ लिखा है ये? एक्ट को गलत कोट मत करो। एक्ट में कुछ नहीं है। एक्ट में सिर्फ जो उनकी भावना थी, मूल भावना थी। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि कृपया करके, बहुत बदनामी हो रही है और इसमें पॉलिटिशियन भी बेचारे खामखा बदनाम हो रहे हैं, घर बैठे, जिनका कोई नहीं है। मैं सबको बरी नहीं करता, पर मैं बता रहा हूँ आपकी वजह से, इस घपले की वजह से इस वक्त जितने भी हमारे 35 के 35 पार्षद हैं, वो सारे के ऊपर उंगल उठ रही है कि जी ये देखिए उनके ऊपर क्यों उठ रही है। वो, मैं नहीं कहता वो पैसे लेते हैं, वो लोग कहते हैं जी ये बोलते क्यों नहीं थे। बोलते वो इसलिए नहीं थे कि वो भी चाहते थे कि किसी गरीब का नुकसान ना हो, किसी का रोज़गार हम ना करें। हर आदमी के मन में हर बाल बच्चेदार होता है, वो कहता है यार मेरे बोलने से किसी की रेडी फड़ी उठाई गई तो मुझे मेरे को भी उसकी बद्दुआ लगेगी। लेकिन इतना सिर से जब पानी निकल जाएगा, जब ये CBI तक केस, विजिलेंस तक केस, सारे ये हो जाएगा कि लाखों रुपए इकट्ठे हो रहे हैं और एक तरफ कारपोरेशन की हालात ये हो रही है कि वहाँ लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, और इलीगल में अगर 20, 30, 40 करोड़ रुपया इस तरह साल का या 50 करोड़ इकट्ठा होकर जाता रहे, तो ये शहर के लिए अच्छा समझते हो आप? नहीं, मैं तो अच्छा नहीं समझता, ये तो सिस्टम। तो फिर इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? आपको चुन के इसीलिए भेजा ना। अगर पार्षदों के ऊपर अगर अंगल उठ रही है तो क्यों ना आपके ऊपर भी उंगल उठाई जाए? फिर नहीं, क्यों ना आपको उतना गुनाहगार माना जाए? अगर ये अपने हक के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं तो ये आवाज आज तक क्यों नहीं उठाई कि हाँ जी करप्शन क्यों हो रही है? सारी सामूहिक जिम्मेवारी अब ये 42 में अड्डा लगाते हैं, पार्किंग के अंदर एंट्री करते 2 जूस वाले खड़े हैं, सबसे आसान तरीका क्या है? इनके अड्डे के सामने खड़े हैं। पार्षद आज तक इन्होंने कभी कंप्लेंट की उसकी?
ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सामूहिक जिम्मेवारी लो, सारे मिलके आवाज उठाओ, जो इलीगल हैं उनको बोलो जी जल्दी उठाओ शहर से, चाहे वो कोई भाईचारा देखने की जरूरत नहीं, जितने इलीगल उठेंगे लीगल वालों के काम नहीं बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा, काम बढ़ेगा ना, daily बढ़ेगा। तो ये क्यों नहीं सोचते आप, इलीगल वाले तो पैसे दे के उनको खराब करते हैं। अगर इलीगल की जगह बचेगी तो कल को आप डिमांड कर लो जी हमें 4 बाई की जगह 6 की जगह दे दो। ये तुम अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो। तुम्हें चुन के इसीलिए वेंडर ने भेजा था कि हमारी जगह वहाँ बात करो। तुम डरते हो। मैं कहता हूँ तुम्हारे मन में एक डर है कि अगर मैं इंस्पेक्टर के खिलाफ बोलूंगा कल को मेरी रेडी का चलान कर देगा, यही डर है ना। वो तो इन्होंने बोला भी है। आप गलत हो यहाँ, ये डर नहीं है, ये वो अपा साथी है। चलो मैं नहीं कहता जब तक मैं किसी को कहता हूं देखूं। सर, मैं कहता हूं, आपने अगर मैं बाई सेक्टर का प्रेसिडेंट हूं तो मैं बाई सेक्टर के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर मेरे दुकानदार गलत है तो मैं उनको गलत कल बोलता हूं। जी एक और बात है, अगर हम 22 शास्त्री मार्केट में चले जाए, निकलने की जगह नहीं है। एक एक दीवार में इतनी इंक्रोचमेंट है जितनी वेंडर्स ने बाहर नहीं की होगी। की डेट में सिंगल दीवार पे माल नहीं लगता, क्योंकि हम कंप्लेन करते हैं, मैं आवाज उठाता हूं, मुझे दुकानदार भाई गालियां निकालते हैं कि आप इनके ऊपर कंप्लेन करते हो, एक्शन हमारे ऊपर होता है। आप 22 सेक्टर के सारे चलान निकलवा लो, 70% चलान दुकानदारों के हैं, जो होता है ना वेंडरों के है ही नहीं, उनके इनकम में, क्योंकि वहां तो कोई इलीगल वेंडर है ही नहीं है। कल को अच्छा लगेगा कि पूरे चंडीगढ़ के शहर में दुकानें बंद करके बैठ जाए प्रोटेस्ट में कि हमारे काम का भट्ठा इनकी वजह से बैठ रहा है। उस दिन नौबत फिर आपके भी बाहर हो जाएगी। आज राजभवन तक ये बात चली गई। एक पार्षद हैं हमारे, उन्होंने उठाई बात, अच्छी तरह उठाई, उनको बुला लिया गया। क्या इमेज हमारी बनी होगी जाके वहाँ पे, ये बता दो कि जब गवर्नर साहब को कहते जी इतने पैसे इकट्ठे हो रहे हैं, कौन किसके ऊपर छिट्टे नहीं पड़े होंगे, ये आप कभी अंदाजा लगा रहे? थोड़े लालच के लिए चुन के आदमी जाता है, आवाज़ उठा। हम भी तो बैठे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं रोज़गार देना फ़र्ज है सरकार का, रोज़गार मिलना चाहिए, पर रोज़गार किसी का हक मार के रोज़गार देना भी पाप है, ये मान के चलो। ये तो सिर्फ एक इन्फोर्समेंट का मुद्दा है। अगर टाउन वेंडिंग कमेटी की भी जांच हो जाए तो और नए खुलासे निकलाएंगे उसमें से, ऐसे ऐसे खुलासे जो देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। मैंने खुद विजिलेंस वालों को बोला, मैं कि जी टाउन वेंडिंग कमेटी का सारा रिकॉर्ड उठाओ आप, मैं आपको प्रूफ निकाल के देता हूँ कितनी धांधलियां हुई हैं, और ये सारी धांधलियां विद द कॉन्स्पिरेंसी ऑफ टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर्स, उनकी उसके बिना हो नहीं सकती, क्योंकि इनको इतना ज्ञान है कि अगर हम वहाँ पे बायकाट कर देंगे तो आज के मिनट्स पास नहीं होंगे। तो जो भी एजेंडा इन्होंने पास करना है, मैं बता देता हूँ ये क्यों नहीं गए थे। मुद्दा ये नहीं था, मुद्दा ये था उस दिन जिन डिफॉल्टर वेंडर्स हैं उनके लाइसेंस कैंसिल होने थे। इन्होंने वो आपस में कॉन्स्पिरेंसी करके वो मीटिंग ही बर्खास्त करवा दी। चलो ये वेंडरों के प्रतिनिधि है, उनका साथ तो देंगे ना, ये उनको तो साथ देंगे इधर। मैं भी वेंडरों के अब साथ हूं। हमारी सिर्फ जो गरीब भाई हैं जिनके लिए स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट बना है, वो लोग को हक मिले, बजाय उनके। अब एक 22 सेक्टर के अंदर इनका टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर था, उसको 49 में अड्डा अलाउड रखा था, ठीक है। 3 साल बाद उसे याद आया भी मेरा तो काम है नहीं, 22 सेक्टर में अड्डा अलाउड करवा लूं। उसने टाउन वेंडिंग कमेटी के ऊपर प्रेशर डलवा के अपना अड्डा अलाउड करवा लिया 22 सेक्टर में। और जबकि उस एप्लीकेशन के अंदर 4 मेंबर थे, एक विडो लेडी थी और एक 76% हैंडीकैप था, एक 83% हैंडीकैप था। उन तीनों को छोड़ के उस टाउन वेंडिंग कमेटी के मेंबर को अड्डा अलाउड कर दिया। तो क्या ये किसने अड्डा अलॉट किया? टाउन वेंडिंग कमेटी ने करवाया? इन्होंने, मेजोरिटी तो इनकी है। पहले डिसाइडेड था कि हमारा टाउन वेंडिंग कमेटी का मेंबर है, अब हमारा गरीब भाई है। और उसका एक्सप्लेनेशन क्या था अड्डा मांगने का, कि मैंने अपनी वाइफ को किडनी डोनेट की है, ठीक है, दैट्स वाई मैं हैंडीकैप हो गया, तो मेरे को यहाँ अड्डा दिया जाए 22 में। नहीं, उसका तो हमने प्रकाशित भी किया था, वो उसके बाद भी अड्डा लौट करा गया, वो उसके बाद भी लौट करा गया अड्डा, वो भी नहीं उसका तो उसके बाद वो अड्डा लौट करा गया वहां पे। तो ये सारी मिली भगत से काम हो रहे हैं। 15 सेक्टर का प्रधान था, इलेक्शन वहां जीता, जब प्रधान बना 3 महीने बाद 22 सेक्टर में स्टे लेके आ गया। तो अब पता नहीं वो वहां का प्रधान है कि 22 सेक्टर का बनेगा। ऐसी बड़ी चीजें हैं जो ये टाउन वेंडिंग कमेटी के जो मेंबर हैं, ये आपस में कॉन्स्पिरेंसी करके इन्होंने लिटरली लाले की दुकान बनाई हुई है, जैसे इनका मन करता है वैसे चलाते हैं उसको। तो टाउन वेंडिंग कमेटी में आपने नहीं कभी मांग उठाई कि कोई दुकानदारों का प्रतिनिधि भी होना चाहिए? हमने रिटर्न एप्लीकेशन दी हुई है। वेंडर्स कोई रिप्रेजेंटेशन दुकानदारों के होते हैं जी, नहीं है, कोई नहीं है जी, व्यापार मंडल का। मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दी हुई है और इनके 13 के 13 मेंबरों को एप्लीकेशन दी हुई है। मैंने पहले कहा कमेटियों में बहुत ज़्यादा नहीं है, वो तो अफसर जो चाहें अपने हिसाब से करते हैं, मर्जी से करते वो हैं। तो सारा सबका हाल में जो भी अड्डा पास हुआ है वो सब पर्सन करती है, और स्टे अगर कोई लेके बैठा है वो उसको ग्रीवेंस सेल देता है,
कोई टाउन वेंडिंग कमेटी मेंबर नहीं देते। और उसमें और मजे की बात सुनो, बताऊं क्या है, मैडम ने इंक्रोचमेंट है तो अड्डा अलॉट कर दिया, अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं किया, ऊपर जूते रखे हैं पूरी मार्केट के ऊपर, छत के ऊपर अलॉटमेंट लेटर इशू नहीं किया, पोजेशन लेटर इशू नहीं किया और कब्जा करके बैठ गया वो। अब संजीव जी ये तो आरोप अब चलते रहेंगे। अब सवाल ये है कि मुकेश जी भी बैठे हैं और आप भी बैठे हो, हल क्या है ये चंडीगढ़ में? अब हल क्या समझते हैं आप दोनों? आगे से ये समस्याएं ना आप दोनों आमने सामने बिल्कुल बैठे हो। मेरा तो सुझाव ये है कि हम एक दूसरे पे उंगल ना उठा के, किसी के ऊपर भी कोई इल्जाम ना लगा के, पढ़े लिखे हैं और आप एक्स मेयर भी हैं, हम आपका सम्मान भी करते हैं, आज से नहीं बहुत पहले से, आप हमारे को नहीं जानते लेकिन हम आपके वर्कर हैं, तो हमें सुझाव देने चाहिए अफसरों के लिए, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, आप उनको सुझाव दो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए क्यों हम टीवीसी मेंबर, कोई माने ना माने, हमारे पास लेटर है, हमने पीएमओ दफ्तर तक एप्लीकेशन दी है। भूल जाओ तो आप भी मुकेश जी आप भी भूल जाओ। अब हम बैठे तीनों, सोचो कि शहर की भलाई के लिए हम कुछ सोचना चाहते हैं, क्या किया जा सकता है शहर की भलाई के लिए? ये बार ये इनलीगल वेंडर कैसे खत्म होंगे? ये कि चंडीगढ़ का जो स्वरूप हमारा है वो बना रहना चाहिए कि ये खूबसूरत शहर है। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि लोगों को सस्ता सामान भी मिले, वो वेंडर ही दे सकते हैं, ये भी मान के बात चलने वाली है। और आगे के लिए रिश्वतखोरी या ये वो कैसे बंद होगी, ये कोई ऐसे सुझाव हम दे सकते हैं। हम आज बैठे हैं, लोगों देखेंगे, कल हमें भी देखेंगे कि ये आपस में ये सब चीज़ें जो हम बोल रहे हैं ना, ये अब जनता के सामने आ चुकी हैं। पैसे भी इकट्ठे होते हैं और पैसे बंटते भी हैं। शहर में कोई मानने को नहीं तैयार कि पैसा नहीं चलता इस पर। इसमें एक नहीं है, 6 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अगर एक इंस्पेक्टर इकट्ठे करता है तो वो उसके पास नहीं रहते, ये भी मैं मानता हूँ, उसको बांटने ही पड़ते हैं। कौन कौन हिस्सेदार है, जांच होगी, अगर होगी तो सब बाहर भी आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मुश्किल नहीं है ये पता करना कि कौन देता था कौन लेता था। अब छोड़ दो इन बातों को। सवाल है कि मैं नहीं चाहता कि किसी के खिलाफ FIR हो और वो पुलिस में जाए जी, मैं नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता ना हो। इसके लिए हल क्या है? FIR किसके खिलाफ होगी मैं आपको बता दूं जी। एक तो जो इलीगल बैठे हैं जी, एक जिन्होंने जहां उनकी अलॉटमेंट नहीं है, जिन्होंने पेवर ब्लॉकों पे कब्जा कर रखा है जी, लोगों के लिए रास्ता बंद है, ट्रैफिक की समस्या आती है, या जहाँ पे ये होता है कि उसने कुछ नेक्सस बना रखा है, एक अपना है, 2-4 उसने और लगा रखे हैं, किराए पे ले रखे हैं या किराए पे दे रखे हैं, ये FIR तो होगी। ये ना हो इसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि ये होना चाहिए? क्योंकि आपको ज़्यादा मालूम है, मैंने इनको ज़्यादा मालूम है, क्योंकि ये मार्केट में ये सफ़रर हैं, बेसिकली ये विक्टिम है कि दुकानदारों ने इनको भी कहा होगा कि हमारा तो काम का भट्ठा बैठ रहा है, जो सामान हम GST दे के लाते हैं, जिसका हम किराया देते हैं, वही सामान वेंडर बेच रहा है। और ये असलियत है, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। आप ये मत मानोगे जी मुझे नहीं मालूम, मुझे सब, हम भी तो चंडीगढ़ में जमे पले हैं, हमारे भी मित्र, इनमें से सैकड़ों तो मेरे दोस्त होंगे, जानने पहचाने वाले हैं जो वेंडर बैठे हैं जी। हमसे नहीं बात करते, आगे सब बताते ही हैं। नहीं, जो रेडी मार्केटों में बैठे हैं वो भी वेंडर ही थे सारे। हाँ, एक तरह सभी वेंडर थे, वो वेंडर खत्म कर दिया था सरकार ने अचानक से, फिर पता हो गए अभी अब से सारी रेडी मार्केटें हमने कभी खत्म तो नहीं नहीं हो गए थे, इसी कारण तो रेडी मार्केट एक्ट बना के उनको 94 में दिया था। ऐसी जगह बताओ, जब 22 सेक्टर वेंडर थे तो 22 सेक्टर शास्त्री मार्केट दे दी, यहाँ पहले नेहरू मार्केट शास्त्री मार्केट दोनों थी। बिल्कुल। अगर 19 सेक्टर थी तो पालका बाजार भी दे दिया और सदर बाजार भी दे दिया। बजवाड़ा वालों को 41 में बढ़ाया, बजवाड़े में 41 में भी दिया वाले को, जो बच गए थे, और 15 वाले को पटेल मार्केट दे दी। तो ये वेंडर खत्म करने के लिए दी। तभी सरकार ने दावा किया था कि आज के बाद वेंडर की जरूरत नहीं। बेसिकली ये भी तो बेचारे वेंडर ही है ना। बिल्कुल। ये कोई बड़े दुकानदार तो नहीं थे, ये तो चलो किसी की किस्मत अच्छी है। इसलिए अब आगे के लिए कोई हल है कि कोई बंदा कल को अंदर ना हो। देखो, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये कहते हैं जी हमें 42 सेक्टर में जगह बना दी, 49 में बना दी, बापू धाम बना दी, वहां पे हमारा काम नहीं है। ठीक है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ जीता जात का। जो सेक्टर 41 में कृष्णा मार्केट बनी है, ये सेक्टर 22 के अंदर मार्केट थी। बिल्कुल जी, बिजवाड़ा मार्केट। उनको यहाँ पे बूथ अलॉट किए। आज 22 सेक्टर और 41 सेक्टर की मार्केट में बराबर का काम है, बराबर के रेट है। बिल्कुल जी। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे बैठ के, जहां पे इनको जगह दी गई है, वहां पे काम क्यों नहीं करते प्रॉपरली? अच्छा, मैं ये भी कॉन्स्पिरेंसी है। चलो, हम ये क्या करते हैं कि आरोप काफी लग गया, हम इसका हल ढूंढना चाहते हैं कि इसका हल क्या होगा। हल क्या होगा? नुकसान कराएंगे अपना। एक आज मैं आपको बता दूं, किसी अधिकारी के दिमाग में जिस दिन आ गई ना, एक वेंडर एक्ट के अंदर एक प्रावधान है, किसी भी एरिया को नो वेंडिंग जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। वो 17 सेक्टर की है ना, क्या 22 सेक्टर नहीं हो जाएगा कल को? फिर क्या करोगे? किसी जगह का प्रॉब्लम बढ़ी अब ये, तो सरकार के पास आखिरी हथियार ये होगा, मैं तुम्हें आप बता देता हूँ,
उसके अधिकार को आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाओ, चैलेंज नहीं कर सकते। नो वेंडिंग जोन किसी को भी दिया, किसी सेक्टर को भी नो वेंडिंग जोन कर देंगे। ये 22 लगा रखी है, 22, 15, 19 लगा रखी है ना, ये दुकानदार, जिस दिन दुकानदारों ने शटर डाउन कर दिए ना, तो ये नो वेंडिंग जोन हो जाएंगे। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है जी, ये टाउन वेंडिंग कमेटी भंग की जाए, शुरू से जीरो से सबका सर्वे किया जाए, सबकी पिछली 3 साल की ITR ली जाए, बैंक स्टेटमेंट ली जाए और ये देखा जाए कि कौन जेन्युइन वेंडर है, कौन अनजेन्युइन वेंडर है, किसने पिछले 3 साल में यहाँ पर आधार कार्ड बनवाया या उससे पहले कहीं और था। जो चंडीगढ़ के रेजिडेंशियल हैं, जो गरीब भाई हैं, उनको यहाँ पे प्रॉपरली वेंडिंग जोन बना के और मॉडर्न स्टाइल के बना के वहाँ पे बिठाया जाना चाहिए। आप क्या सोल्यूशन मानते हैं? चंडीगढ़ में ना जब पहले सर्वे हुआ था जिस टाइम, ये सन 2016 में, तो उसमें क्या था कि चंडीगढ़ के आधार कार्ड वालों ने भी सर्वे कराया था और अदर स्टेट वालों ने भी आधार कार्ड, तो यहाँ के जो प्रशासन ने भी माना था कि भाई अदर स्टेट वाले जो है उनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, और नहीं किया था उनका रजिस्ट्रेशन। सन 2017 में हमारा हुआ था रजिस्ट्रेशन, लेकिन जो अदर स्टेट वाले थे उनका नहीं हुआ था। तो उनमें से उनके जो वेंडर हैं, वेंडरों के कुछ यूनियनें भी होती हैं, वो यूनियन, हॉकर यूनियन वगैरह जो थे, वो वहां चले गए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट से रिलीव नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हिंदुस्तान है ये, आधार कार्ड कहीं का भी हो, आपको उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तुम अपना कानून मत बनाओ। ये जो है सर्वे बीच में रुक गया था, दोबारा से तो उन लोगों को सन 2020 में फिर दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो अब इसमें TVC मेंबर या कोई अन्य पर्सन क्या कर सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सर्वोच्च न्यायालय है उसने ऑर्डर दे दिया, उसका आदेश तो मानना पड़ेगा अफसरों के लिए। अफसरों ने उनका रजिस्ट्रेशन कर लिया। आदेशों में तो कई चीजें हैं। आदेशों में ये है, आपने आज तक जो चंडीगढ़ में 10,000 स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनमें से 7,000 लोगों ने पैसे ही नहीं जमा कराए हैं, 6,000 लोगों ने पैसे जमा नहीं कराए, जो अपने अड्डे पे मौजूद नहीं है, उनका लाइसेंस आज तक टाउन वेंडिंग कमेटी ने कैंसिल क्यों नहीं किया? ताकि वो जो 10,000 की संख्या है, जो जेन्युइन 4,000 है, वही रह जाए, सेट हो जाता। सर उसमें ना जो 7,000 आपने कभी रिकमेंड नहीं किया, आपने उसको प्रोटेक्ट किया कि इनका कैंसिल ना किया जाए, इनका कैंसिल ना किया। जो लगा ही नहीं रहा, जो आज तक पिछले 4 साल से वो जीवित है, खाना भी खा रहा है, जो जिंदा भी है, खाना भी खा रहा है, रोजगार भी चला रहा है, लेकिन वो अड्डा नहीं लगा रहा, लेकिन वो सरकार को अपने पैसे नहीं जमा कर। कितने पैसे होते हैं एक लाइसेंस के लिए? गरीब आदमी के लिए बहुत कितने? 2500 रुपए, 2800 रुपए, 2500 रुपए, 2800 रुपए एक महीने के। हाँ, वो भी नहीं दे रहा, तो वो लाइसेंस का हकदार नहीं है। आपका एक्ट कह रहा है कि 3 महीने में लाइसेंस सस्पेंड, 6 महीने में रद्द, यही है ना एक्ट। तो अगर वो 3-3, 4-4 सालों से नहीं दे रहा, तो टाउन वेंडिंग कमेटी का सबसे पहला ही ये है कि वो 6,000 लाइसेंस कैंसिल हो। जो इनलीगल है उनको कंसीडर कराओ ना, आप उनका लाइसेंस बनाओ। संजीव जी, इसमें भी करप्शन है। उनसे पैसे इकट्ठे किए जाते हैं 100-100, 200 रुपए की, हम तुम्हारे लिए फाइट करेंगे और तुम्हारे जितना भी पुराना वो है, चलो ये आरोप आज तक किसी ने लगाया नहीं, किसी भी सर। मैं तभी कह रहा हूँ इसकी जड़ से शुरू करना पड़ेगा, बहुत कुछ निकलेगा। लेकिन यहाँ बात यह है कि 2828 वेंडर, 3128 वेंडर जो कैंसिल किए थे, वो TVC मेंबरों ने ही किए थे जी, कि उनका सर्विस 2016 में हुआ था, 17 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, और उन्होंने उन 2 साल के अंदर किसी भी वेंडर को, जैसे MC डिपार्टमेंट ने 17 से लेके 19 तक, सन 2019 तक किसी भी वेंडर को अपने स्थान से नहीं छेड़ा था। अगर उस 2 साल के अंदर भी जिस वेंडर ने फीस नहीं भरी थी, हमने मुझे मालूम है, उसमें चालान की पर्ची भी देखी थी, हमने उन वेंडरों को वहां बैठ के 2831 वेंडरों को हमने कैंसिल किया था कि तुरंत तत्काल प्रभाव से अभी कैंसिल किए जाए इनके लाइसेंस। जब जिसका सर्वे जिस जगह पर हुआ, रोजगार भी 2 साल से वहीं कर रहा है, फिर भी फीस नहीं भर रहा, तो वो वेंडर नहीं है, वो ना आज भर रहा है ना आगे कभी भरेगा। जो ये बाकी 6,000 उनको क्यों नहीं किया? जो 6,000 हैं सर, वो आप मेरे साथ चलिएगा, आप 53 सेक्टर है, 49 सेक्टर है, 48 सेक्टर है, या तो वेंडर को, मैं ये नहीं कहता वेंडर के हक में कि भाई जो फीस नहीं दे रहा उसको आप लाइसेंस दो या उसके काम करने ले दो, कम से कम थोड़ी सुविधा तो दो। वहां पे जंगल बने पड़े हैं सर वेंडर जोनों में, सर वहां पे कोई छत नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कैसे बैठ जाएगा सर? आप जहां टेम्परेरी लाइसेंस, जहां काम ही नहीं करेंगे तो जंगल ही बनेगा। सर हमें जो लाइसेंस दिया है उस पर नीचे एक लाइन लिखी है, अलॉटमेंट लेटर पे टेम्परेरी साइट दी गई है हमारे लिए, अलॉटमेंट लेटर टेम्परेरी। आप टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के दे दो, हमने TVC में भी आवाज उठाई थी, आप प्लास्टिक का दे दो टेम्परेरी स्ट्रक्चर, जो शहर में अच्छा भी लगे, शहर की सुंदरता भी खराब ना हो। कोई एक्ट है ऐसा? आप बाकी सारी बातें एक्ट की कर रहे हैं। सर पंचकुले में बना के दिए, कनौती नहीं, राजस्थान में बना के दिए, बॉम्बे में बना के दिए। क्या फीस है पंचकुला में? 2,000 रुपए अलॉटमेंट में। आपसे अलॉटमेंट में चंडीगढ़ प्रशासन ने कोई ली? 1,000 रुपए। पंचकुला में 3,000 रुपए 1998 में सबसे लिए थे, और अब जाके मिले उनको।
3,000 रुपये 1998 में बहुत होते, 3,000 की पर्ची कटती थी। देखिए नहीं, एक्ट के जो- अंदर तो नहीं ना प्रोविजन कोई के 1999 में तो एक्ट ही नहीं 98 था। में एक्ट ही नहीं था, जो अब इस एक्ट के तहत इस रजिस्ट्रेशन एक्ट हुआ के है। तहत इनको अलॉटमेंट हुई है, रजिस्ट्रेशन बाद में हुई है, मुझे मालूम है, मैंने सारा पढ़ा हुआ उस पर उनको बढ़िया कनौती बना के दी हुई है। चुनौती बना के दी है। हाँ, बहुत तो अच्छा। ऐसी चंडीगढ़ में दे दे, वेंडर अपनी जगह पे सारे चले जाएंगे, एक शौचालय दे दें, लाइट का कनेक्शन दे दे, बिल तो भी आप चंडीगढ़ पे पर करेंगे। जैसे दुकानदार कह रहे हैं कि हम शट डाउन करेंगे, कुछ दिन ना लगाओ, एक भी फड़ी ना लगे सर, शहर हमने में, को हम 28 दिन लगाएंगे नहीं- नहीं हमने जी। 28 दिन नहीं लगाया था। इस चीज के लिए ना आज तक आवाज क्यों नहीं उठाई? आप एक दिन की बात कर रहे हो, 28 दिन नहीं लगाया था, हम एमसी ऑफिस के दफ्तर के सामने बैठे थे, 28 दिन। हमें तो कभी शहर में ऐसा महसूस नहीं होगा कि आज एक भी फड़ी ना लगी हो शहर में, आज तक। मैं भी इसी शहर में जमा पड़ा हूं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अभी आप इसी स्टूडियो से बाहर जाएंगे, ये राइट हैंड साइड में वेंडिंग जोन है, एक भी दुकान आज तक नहीं लगी, एक भी सिंगल। अच्छा है, कोई जंगल नहीं बना हुआ, यहाँ मार्केट के बिल्कुल साथ है। जब ये डे मार्केट बनी थी, आपको मालूम है इस कानून के बारे में कुछ? नहीं सर। डे मार्केट भी इसीलिए बनाई गई थी कि जो वेंडर को कहीं जगह नहीं मिली, वो क्योंकि 7 दिन लगती है मंडी, हर 7 दिन, जी। तो ये 7 दिन वहाँ जाके मंडी के में बैठ के अपना रोज़गार कर सकते हैं। कोई वेंडर वहाँ जाता है? सब नए आ गए ना वहाँ। ये इसीलिए बनाई गई थी, ये बातें उस टाइम उठी थी कि जो आदमी के लिए जगह नहीं है या ज़्यादा होगी तो उनको कहाँ जगह मिलेगी। तो अपनी मंडी, जो ये डे मार्केट बोलते थे इसको, इसीलिए बनाई गई थी कि हर वेंडर को 7 दिन रोज़गार मिले। वो 7 दिन अलग अलग मंडी में जाए, बड़ी नॉमिनल सी पर्ची कटाए, पहले 20 रुपये कटती थी, बाद में ज़्यादा होगी, चलो तो हाउस में वो हो भी जाए। कारोबार कर ही रहे हैं, और वो भी तो कारोबार कर रहे अच्छा हैं, कारोबार कर रहे हैं। 7 दिन लगते हैं, 7 दिन मंडी लगती है। अब बताओ कौन बेरोजगार रह सकता है अगर 7 दिन मंडी में एक जाके दुकान लगाए अपनी? कितना सरकार कितना सोचती है। सरकार कोई भी हो, किसी की हो, मैं भाजपा हो कांग्रेस हो, सब जब बैठे होते हैं तो सब लोगों, गरीब आदमी के लिए सोचते हैं कि ये चंडीगढ़ में है और ये स्वाभाविक है कि जहाँ रोज़गार मिलेगा वो लोग आते हैं वहाँ भी। ये सोच के ही हमने ये डे मार्केट का प्रावधान रखा था। पहले इसका नाम किसान मंडी था। किसान मंडी से ये हुआ कि किसान भी बिल्कुल किसान ना रहें, फिर हमने डे मार्केट कर दिया कि 7 दिन एक वेंडर ने एक सामान आज यहाँ बेच ले, सोमवार मंगलवार यहाँ, बुधवार यहाँ, वीरवार यहाँ, ये 7 दिन रोज़गार का काम है। 30 दिन मंडी लगती है चंडीगढ़ में, प्रत्येक वेंडर जाए, कोई भी चाहे जाके जा तो सकता है। फिर आज मैं आज इस 39 सेक्टर की बात करूं, यहाँ पर एक कॉपलर बैठा है, उसके पास में आप 10 जोड़ी अपने जूते दिए पॉलिश के लिए। आज तो मैं इस डे मार्केट में बैठ गया, कल को मैं जूते वाली 40 बात नहीं की- मैं कह रहा, अरे वही जूते वेंडर वाले है सर। ना 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 ना, जूते वाले को नहीं छेड़ा जाएगा, वो स्ट्रीट वेंडर में आते हैं। जूते वाले का तो जूते अलग वाले जगह नहीं भी नहीं कह देगा, रहा, वो तो जहाँ जो था वहीं कपड़ा बैठा है। बेचता है, जो सब्जी बेचता है, जो छोटे खिलौने बेचता है, जो थोड़ा बहुत सामान 5-4 हज़ार का लेके बेचता है, उसके लिए प्रावधान डे मार्केट का किया गया चंडीगढ़ में कि 7 दिन उसको रोजगार मिले। तो अब ये चंडीगढ़ में लागू किसने किया सर? वेंडरों ने कर लिया किस क्या? लिए? ये जो चीज है, वेंडर ये अपना तो धक्का कर रहे हैं। फिर वही बात आ गई, ये अगर सही मायने कानून चलता तो ये नौबत आज तक FIR तक की बातें क्यों उठती? तो क्या आप वेंडर को इतना सक्षम समझते हैं कि वेंडर कानून को तोड़ मरोड़ के अपने आप लागू करवा लेंगे नहीं, इसको? ऐसा कुछ नहीं तोड़ मोड़ सकता। ये तो सारी मिली भगत होती है। मिसयूज हो रहा है, ये तो मिसयूज हो रहा ये है, तो जो सारी आपके मेंबर हैं अगर वो इसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। अगर उसने जो बेलदार है उसने अगर पूरी डिटेल बताई है तो वो झूठ तो नहीं ना बताई। या तो उसके ऊपर मुकदमा रजिस्टर कराए कोई कि ये गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर भी चुपचाप हैं, पॉलिटिशियन जो काउंसलर है इलाके के वो भी, और मैं बताऊं सारे काउंसलर खुश हैं कि हमारी जान छुट्टी, हम नहीं बोल सकते थे, उनकी मजबूरी होती है, वो ना आपको नाराज कर सकते हैं ना दुकानदारों को नाराज कर सकते हैं। मुकेश जी आपने कहीं ठीक और है, स्ट्राइक लेकिन नहीं इसका नतीजा ये निकलेगा मेरा ये ऐसा कोई भेय भी नहीं है कि मैं कहीं दूसरे धीरे सेक्टर में धीरे जाऊं या ठीक हूं, नहीं नहीं बढ़िया हूं। आप भी जहाँ कमा खा रहे हो ना, हाँ। तो बाकी क्यों नहीं बैठे यहाँ पर? सरकार मैं का अपने सेक्टर में ही हूँ ना सर आप जहाँ अपने मेरा सेक्टर- सर्वे आप हुआ था अपने वहीं सेक्टर हूँ। में हो, हाँ। उसी जगह पे काम कर रहे हो ना जहाँ पे स्ट्रीट वेंडिंग आपका वो बना हुआ है। नहीं, हाँ मैं सब्जी का काम करता हूँ तो ESP प्रोवाइडर हूँ। अच्छा, जहाँ मेरा सर्वे हुआ था वहीं पे मेरे को लगाने की तो परमिशन। जो आपका यहाँ पे 42 में वो बना हुआ जोन है, जोन। वेंडिंग जोन, वहाँ पे हाँ। कितने लोग बैठते हैं? 5-6 लोग बैठते हैं। तो उनका काम चल रहा है? 5-6 का तो चल रहा है, तो पर बाकियों का क्यों नहीं चल रहा? वो बैठते किस लिए? कोई उनका ज्यादा यार कम की बात आ जाती है ना कि इधर ज्यादा कमाई होती है उधर। नहीं 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 सर, उसका काम उनका काम क्या चलता है, वो मीट मच्छी बेचते हैं। अरे और ऐसे मीट मच्छी का देखिए, काम है, कहीं भी चल जाता है। अरे इंसान का जिसका बाई सेक्टर भी तो कभी, आज ये तो नहीं कि कल बाई सेक्टर में बाई सेक्टर के लोग आते ना हैं। मतलब ही नहीं। बड़े बड़े IAS अफसरों की औरतें भी शाम को वहाँ इसलिए आती थी कि चीज़ सस्ती मिलती है। जी। अगर वहाँ भी जहाँ वेंडर जो नवा बनेगा वहाँ भी अगर चीज़ सस्ती और बढ़िया साफ़ सुथरी मिलेगी तो लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पंजाब CM की मदर आई थी थोड़े दिन, कुछ महीने पहले यहाँ पे। ये मार्केट एग्जांपल है। मैं आपका पूरा थोड़ी देर लगता है, थोड़ी देर लगता मैं है। आपका पूरा समर्थन करता हूँ। मुकेश जी, हमारा तो ये आह्वान है कि टाउन वेंडिंग कमेटी अपनी जिम्मेदारी निभाए। जो अवैध लाइसेंसी बैठे हैं
उनको हटाने के लिए खुद आगे आए, खुद अपने टाउन वेंडर्स की एक एसोसिएशन को लेके जाए, उनका अड्डा ना लगने दे, खुद सामने आए शहर की भलाई के लिए कि जो सड़कों पे अड्डे लग रहे हैं उनको हटाए। पुलिस से हमारी अपील है कि पुलिस बिना किसी की शिकायत के खुद अपने आप, जैसे बाकी मुकदमों में वो करती है, खुद सुओ मोटो ले, खुद केस रजिस्टर करे, जो लोग पब्लिक का रास्ता रोकते हैं उनको हटाया जाए। पुलिस का ही ये काम है कि यह भी चेक करे कि कहीं किसी तरह की वेंडर्स को बिठाने के लिए साजिश तो नहीं हो रही, पैसे तो नहीं लिए जा रहे, उन पे एक्शन ले। ऐसे ही पहले हो चुका है 1994 में, जब सभी को बूथ मिल गए थे तो चंडीगढ़ को वेंडिंग फ्री जोन किया गया था। आज चंडीगढ़ में वेंडिंग कमेटी के हिसाब से 10,000 है, पहले सर्वे हुआ था उसमें 25,000 थे, लेकिन सड़कों में 25,000 से भी ऊपर वेंडर्स बैठे हुए हैं। दोबारा अब चंडीगढ़ प्रशासन कड़े कदम उठा रहा है, तो बढ़ चढ़कर पुलिस भी सहयोग दे। जो लोग अवैध तरीके से सड़क पे कब्जा जमाए बैठे हैं उन पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत FIR रजिस्टर करें। पुलिस के अफसर देखें कि दोबारा वो लोग दोबारा ना बैठ पाए वहाँ पे। जो लाइसेंसी है उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको कोई दुकानदार परेशान ना करे। दुकानदारों को भी खुद देखना चाहिए कि वो खुद बाहर अपनी दुकानों के अड्डे न लगाए, ताकि जो सिटी ब्यूटीफुल की गरिमा है वो बनी रहे, बरकरार रहे। धन्यवाद। मैं संजीव महाजन, चंडीगढ़ दिन भर से।